Okay, so today we are going to discuss a topic of configuration management. एक लफ्ज़ सुना हुआ है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कहीं नज़र से गुजरा हुआ है आपकी? ओके, चलते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी की एक हदीस है, तकलीफ़ के सबब गुनाहों का मिटना। मुसलमान को कोई तकलीफ़, फ़िक्र, बीमारी, मलाल, अजियत और कोई गम नहीं पहुंचता, यहाँ तक कि कांटा जो उसे चुभे, मगर अल्लाह उसके उनके सबब उनके गुनाहों को मिटा देता है। तो कोई भी टेंशन आपकी गुनाहों को कम करने का सबब बनती है। Okay, so first of all, the definition. What is that? What is that? Configuration management is concerned with policies, processes, and tools for managing changing software systems. यानी कि सॉफ्टवेयर में एक्चुअली जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या इवन सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो जाता है, उसके बाद भी चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। तो उन चेंजेस को कैसे मैनेज करना है, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, टूल्स हैं, दोज ऑल fall under the area of configuration management. And you need configuration management because it is easy to lose track of what changes and component versions have been incorporated into each system versions. तो क्योंकि बहुत से वर्जन्स बन रहे होते हैं, बहुत से जब आप टीम इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हर डेवलपर का अपना कोड चल रहा होता है, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना खासा कम्प्लेक्स काम होता है। इट्स क्वाइट टिपिकल इन सॉफ्टवेयर। बाकी इंजीनियरिंग्स में इतना कम्प्लेक्सिटी चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्जन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर टीम प्रोजेक्ट्स कि जब भी आप टीम में काम कर रहे हैं तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की पूरी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी चाहिए, एंड देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग एज अ टीम। तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से, दोज कैन बी ब्रॉडली placed in 4 categories: version management, system building, change management and release management। एक्चुअली हर एक जो सिचुएशन होती है उसमें आपको चेंजेस को मैनेज करना होता है। वर्जन मैनेजमेंट में डिफरेंट हम वर्जन्स बनाते हैं, कुछ लोकल कंप्यूटर्स पे बनाते हैं, कुछ हम प्रोजेक्ट्स रिपोजिटरीज में बना रहे होते हैं। सिस्टम जब बिल्ड कर रहे होते हैं तो सिस्टम बिल्डिंग में भी बहुत से वर्जन्स आ रहे होते हैं। डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरीज के अपने वर्जन हो सकते हैं, कंपोनेंट्स के अपने वर्जन हो सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल सिस्टम्स के वर्जन हो सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर इसके बाद जब सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होता है तो यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाती है कि जी ये फलां फलां इंप्रूवमेंट आप करें। वो सारी इंप्रूवमेंट फिर चेंज मैनेजमेंट में आ जाती हैं कि चेंजेस भी कंट्रोल तरीके से करनी होती हैं आपने। तो दोज फॉल अंडर चेंज मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़। और फिर रिलीज मैनेजमेंट आ जाती है। रिलीजेस के भी डिफरेंट वर्जन निकाल रहे होते हैं, जैसे एक्लिप्स के हैं क्वार्टरली वर्जन निकल रहे होते हैं, रिलीज वर्जन निकल रहे हैं। तो इन में भी आपको चेंजेस को मैनेज करना होता है। तो ये वही जो डिस्कशन है ग्राफिकली टिपिक की हुई है कि अगर वर्जन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है दैट इज एप्लीकेबल ऑन कंपोनेंट वर्जन्स एज वेल एज सिस्टम वर्जन। सिस्टम के भी वर्जन चल रहे होते हैं, कंपोनेंट्स के वर्जन चल रहे होते हैं, तो उन दोनों पे एप्लीकेबल है वर्जन मैनेजमेंट का सिस्टम। और वर्जन मैनेजमेंट वर्जन्स क्रिएट कर रहा होता है और सिस्टम बिल्डिंग के दौरान हम इन वर्जन्स को यूज़ कर रहे होते हैं, कंपोनेंट के वर्जन्स और सिस्टम वर्जन्स को यूज़ कर रहे होते हैं वंस वी आर बिल्डिंग आवर सिस्टम्स, बना रहे। हाँ बिल्कुल, चेंज आगे आ रहा है ना कि अब चेंज की रिक्वेस्ट आ जाती है कि जी ये चेंज करें। आप उसको जनरली चेंज मैनेजमेंट बोर्ड बनाया जाता है, उसमें डिसाइड किया जाता है कौन सी चेंज इनकॉर्पोरेट करनी है, कौन सी नहीं करनी है।
लेकिन जब चेंजेस इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी तो उन चेंजेस की बेस पर भी डिफरेंट सिस्टम वर्जन्स बनेंगे कि जी ये चेंजेस इनकॉर्पोरेट किया तो अब ये फलां वर्जन रिलीज़ करना है हमने। ठीक है, इस तरह सिस्टम के रिलीज़ के भी वर्जन्स चेंज मैनेजमेंट जब होगी, चेंजेस इनकॉर्पोरेट होंगी तो सिस्टम की रिलीजेस भी डिफरेंट हम उसके भी वर्जन बन रहे होंगे और सिस्टम वर्जन भी बन रहे होंगे। तो ये जो सिस्टम वर्जन और सिस्टम रिलीज है, इसके लिए रिलीज मैनेजमेंट की एक्टिविटी चल रही होती है, जो कि सिस्टम वर्जन को भी देख रही होती है और सिस्टम रिलीज को भी देख रही होती है। सर एक सॉफ्टवेयर है उसके मुख्तलिफ जो रिलीजेस आते हैं जैसे 2.4.1, ये तो रिलीज मैनेजमेंट का एक नया वर्जन है, उसका हाँ, रिलीज आती है तो उसको मैनेज करें, दोनों में फर्क क्या है सर? वर्जन मैनेजमेंट वर्जन मैनेजमेंट इंटरनली हो रही होती है, रिलीज यूजर को नजर आ रही होती है, लेकिन एक रिलीज बनाने में भी इंटरनली बहुत से कंपोनेंट्स के वर्जन चल रहे होंगे। तो वो जो अंदर आपके प्री रिलीज वर्जन होते हैं वो सारे सिस्टम वर्जन कैटेगरी में आ जाते हैं। नाउ देर आर 3 सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन फेजेस। एक आपका डेवलपमेंट फेज है जिसमें चेंजेस हो रही होती हैं। फिर सिस्टम टेस्टिंग का फेज है। सिस्टम टेस्टिंग में भी हम क्या होता है कि एक वर्जन क्रिएट करके देते हैं टेस्टर्स को कि जी आप इसके ऊपर अपनी इंटरनल टेस्टिंग करें। और फिर रिलीज फेज होता है जब आप रिलीज कर देते हैं और फिर आपको बग्स रिपोर्ट होने शुरू हो जाते हैं। फिर आप उसमें चेंज रिक्वेस्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर डिफरेंट वर्जन बना रहे होते हैं। तो मतलब जो वर्जन मैनेजमेंट है ये बहुत की एस्पेक्ट है सॉफ्टवेयर के, डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस के अंदर। जैसे ये 3 फेजेस की बात कर रहे हैं हम, डेवलपमेंट, सिस्टम टेस्टिंग, रिलीज। तो ये इन फेजेस में भी वर्जन्स मैनेजमेंट चल रही होती है। तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो होता यह है कि जो भी बड़े सिस्टम्स होते हैं दोज आर जनरली मल्टी वर्जन सिस्टम्स, बहुत से वर्जन उसके अंदर इन प्लेस होते हैं। For large system, there are never just one working versions. There are several versions, and there might be several teams who are working on different versions. ग्राफिकली अगर आप देखें तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि लेट्स से कि हम एक डेवलपर है, वो डेवलपर जो है वो रोज़ाना काम करता है, एंड पे एक वर्जन बना लेता है अपनी अपनी लोकल अपनी कंजम्पशन के लिए। होता ही है कि आप जनरली अगर हम वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम ना यूज़ करें तो हम क्या करते हैं कि हम पूरा दिन काम किया, जो भी डेवलपमेंट की उसको सेव कर लिया, सेव एज वर्जन ऑफ 8 अप्रैल। अगले दिन 8 अप्रैल वाले पे काम किया, शाम को उसको सेव कर दिया, सेव एज 9 अप्रैल वर्जन। तो अगर हम एक प्रॉपर वर्जनिंग सिस्टम ना यूज़ करें तो हम इस तरीके से डिफरेंट बैकअप्स बना रहे होते हैं कि होता है किसी बैकअप पे भी हमें रिवर्ट करना पड़ जाए। ठीक हो गया। तो एक जो डेवलपर होता है वो अपने डिफरेंट लोकल वर्जन बनाता रहता है। जब वो देखता है कि इस काबिल हो गया है कि आगे मैं अपनी टीम में अपने इस प्रोडक्ट को दे सकता हूँ इंटरनली, तो उसको वर्जन 1.0 क्रिएट करके दे सकता है। हो सकता है ये एक इट इज़ अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का वर्जन हो सकता है। तो ये वर्जन है और यहाँ पे अब 1.1 1.2 नज़र आ रहा है। अब यह कि इसमें फर्दर अगर फीचर्स में इम्प्रूवमेंट हो रही है, फीचर्स ऐड नहीं हो रहे, जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं 1.0 के उनमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो आपके ये 1.1 1.2 इस तरीके से आपके वर्जन्स बनते जाएंगे। और 1.3 पे हो सकता है आप डिसाइड करें कि अब इतना रिफाइन हो गया मेरा प्रोडक्ट कि आई कैन डिक्लेयर अ रिलीज 1.0 फॉर दिस वर्जन 1.3। तो अब रिलीज के अपने वर्जन चल रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो वर्जन इंटरनल वर्जन 1.3 है वो हमारा रिलीज 1.0 का इक्विवेलेंट है, लेकिन रिलीज होती है जो यूजर को नजर आ रही होती है, इंटरनल वर्जन यूजर को नजर नहीं आ रहे होते। फिर आगे वर्जन चल रहे हैं, हो सकता है आपने यहाँ पे आके कहा जी ये मेरी रिलीज 1.1 है। अब ये भी हो सकता है कि आप 1.0 पे आप डिसाइड करते हैं कि हमने कोई एक नया फीचर इनकॉर्पोरेट करना है। आप कहते हैं ये एक नया फीचर इनकॉर्पोरेट करना है, लेकिन ये फीचर हम बाद में इस पर सेपरेटली हम डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 1.0 से चेकआउट करके वर्जन 2 बना लेंगे और इस पे हो सकता है सेपरेट टीम काम कर रही हो नया फीचर इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो ये फिर उसके
फीचर की एनहेंसमेंट्स जो होती है कि वो सब वर्जन आते जाएंगे 2.1 2.2। जैसे ही कोई मेजर फीचर इनकॉर्पोरेट होता है तो आप वर्जन चेंज कर देते हैं, 3 पे आ गए फॉर एग्जांपल, 4 पे आ गए, लेकिन उन फीचर्स में जो इंप्रूवमेंट हो रही होती हैं वो सब वर्जन में आ रही होती हैं। तो ये 2.1 है, 2.2 है, ये समझे कि फीचर्स के अंदर इंप्रूवमेंट्स हो रही है, जो कि 2 पे फीचर आपने इनकॉर्पोरेट किया उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पे आ गए फॉर एग्जांपल 2.3 पे आप कहते हैं नया फीचर इनकॉर्पोरेट करना है, तो आप यहाँ पे 3.0 डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे फिर आगे शुरू हो जाएंगे आप। तो इस तरीके से एक जो बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और मल्टीपल टीम्स जब काम कर रही होती हैं तो इस तरीके से पूरी वर्जनिंग चल रही होती है अंदर। इसका मतलब है कि इस वर्जनिंग को प्रॉपरली सिस्टमेटिकली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सर ये पॉसिबिलिटी है जैसे आप वर्जन 1.3 जो है वो इस काबिल हो गए तो डेवलपर ने रिलीज कर दिया, हाँ, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क हो, रिलीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हो और वर्जन के अंदर नहीं ऐसे नहीं करेंगे आप, वो आप इसको आप मैच करके रखेंगे। और जब आप एक दफ़ा रिलीज डिक्लेयर कर दिया ना हमने 1.0, फिर आपने उस पर कोई चेंज नहीं करनी है। चेंज करनी है तो वो फिर अगले वर्जन में उसको आप उस अगले वर्जन के साथ इंटरनल वर्जन से मैच करेंगे। इसमें चेंज नहीं करनी है आपने। जो एक दफ़ा आपने चीज़ रिलीज़ कर दी है उसके जो भी आपने इंटरनल वर्जन उस वक्त डिसाइड किए तो वही रहेंगे, चेंज नहीं करने हैं आपने। चेंज किए तो वो फिर रिलीज मिस मैच हो जाएगी। उसके लिए नई रिलीज निकाल देंगे, नई अगर वेरिएशन आ रही है तो बुनियादी चीज़ है जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, उसमें जो सीखने वाली चीज़ है दैट इज़ वर्जन मैनेजमेंट। तो इसको हम अब आगे लेके चलते हैं। वर्जन मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ डिफरेंट वर्जन्स, जो कि हमने पीछे देखा है। अब इसमें है वर्जन मैनेजमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग कोड लाइंस एंड बेस लाइंस। यानी इसमें दो नई टर्म्स आ रही हैं, कोड लाइन और बेस लाइन हम लेके चल रहे होते हैं। ये क्या चीज़ होती है, ऐसे देखते हैं हम आगे। कोड लाइन, कोड लाइन इज सेट ऑफ वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। जनरली जो तरीका है आजकल डेवलपमेंट का दैट इज कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। आप एक एक कंपोनेंट एक एक डेवलपर के को दे देते हैं। तो अब ये समझ लें कि ये एक कंपोनेंट ए है और उसके डिफरेंट वर्जन, एक डेवलपर उस पर काम कर रहा है, एक कंपोनेंट बी है उस पर एक और डेवलपर काम कर रहा है, एक कंपोनेंट सी है उस पर एक और डेवलपर काम कर रहा है। तो जो डेवलपर अपना कंपोनेंट्स के डिफरेंट वर्जन क्रिएट कर रहा होता है, हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम कोड लाइंस कहते हैं। तो ये टर्म हम यूज़ करते हैं कोड लाइंस की। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं रिगार्डिंग बेस लाइन। ये जो कंपोनेंट्स के वर्जन बना रहे होते हैं ना, आमतौर से होता है कि एक कंपोनेंट आप एक डेवलपर को दे देते हैं ना। तो एक डेवलपर फॉर एग्जांपल 3 डेवलपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक कंपोनेंट ए पे काम कर रहा है, एक कंपोनेंट बी पे काम कर रहा है, एक कंपोनेंट सी पे काम कर रहा है। तो वो अपने डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट कर रहा है, ऐसा ऐसा इनहेंस कर रहा है अपने कंपोनेंट्स को। तो ये कोड लाइन, एक हर कंपोनेंट की अपनी कोड लाइन चल रही है, हर कंपोनेंट की अपनी कोड लाइन चल रही है। तो कोड लाइन इज रिलेटेड टू द कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट ऊपर लिखा हुआ है, कोड लाइन इज सेट ऑफ वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, जो कि लोएस्ट लेवल पे जो वर्जन बन रहे होते हैं, दोज आर कॉल्ड कोड लाइंस। एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन आइटम, कंपोनेंट्स में आप हो सकते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर रहे हो, कोई वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, साथ साथ एनहांस कर रहे हो, तो वो चीज़ें बीच में आ रही होंगी। इसलिए यहाँ तो सिर्फ वर्जन लिखा ना, इंटरनल अभी हम उसके कोड तो नहीं डिस्कस कर रहे। इसमें कुछ चेंजेस हुई हैं तो हमने नया वर्जन बना दिया। अब हो सकता है उसमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इस्तेमाल हो रही हैं, कोई एक्सएमएल फाइल यूज हो रही हैं, जो भी हो रहा है वो सब कुछ मिला के जो भी एक नई चीज़ आ रही है उसको हमने 1.1 कह दिया, फिर उसमें कुछ और इन्हेंसमेंट्स की हैं, फिर 1.2 कह दिया उसको। नहीं नहीं, ये कोड लाइन है, ये लोएस्ट लेवल के वर्जन है जो डेवलपर लेवल पे बनते होते हैं, उसको हम कोड लाइन कहते हैं। चेकआउट से क्या, या इस कॉन्टेक्स्ट में चेकआउट से क्या मुराद है आपकी? हाँ, चेकआउट कर दिया, हाँ इसमें से हो सकता है 1.1 हम चेकआउट करा करके किसी किसी इंटीग्रेशन के लिए दे दें और फर्दर हम अपने उस अगले वर्जन पे काम कर रहे हों, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। आगे मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको
अब ये बेस लाइन को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको इनके आपस में कैसे ये मिलते हैं, आपस में कैसे मर्ज होते हैं, वो मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब बेस लाइन क्या है? बेस लाइन इज कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट वर्जन्स। अब किसी भी बेस लाइन जब आप बनाते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कौन से कंपोनेंट का कौन सा वर्जन इस्तेमाल करके हमने एक बेस लाइन बनानी है, किस कंपोनेंट का कौन सा वर्जन यूज करके हमने मल्टीपल वर्जन्स का ग्रुप करके हमने बेस लाइन बनानी है। तो बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट वर्जन्स को ग्रुप करके हम बेस लाइन्स बनाते हैं। बेस लाइन्स आर कंट्रोल्ड। कंट्रोल का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट कंपोनेंट वर्जन्स यूज्ड इन द बेस लाइन कैन नॉट बी चेंज्ड। यानी अगर बेस लाइन डिक्लेयर कर दिया जी मेरी 1.0 है, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट वर्जन, जिस कंपोनेंट का जो वर्जन आपने इनिशियली इनकॉर्पोरेट किया, उस वर्जन को ही रखना है, आपने चेंज नहीं करना। चेंज करेंगे तो फिर बेस लाइन का भी वर्जन चेंज करेंगे आप। जो बेस लाइन का वर्जन आपने डिक्लेयर कर दिया कि जी इसमें ये कंपोनेंट के वर्जन होंगे, तो फिर वही रखने हैं। इसका मतलब उसको लॉक कर देते हैं आप। बेस लाइन का वर्जन डिक्लेयर करके उसको लॉक कर देते हैं। कोड लाइन में वर्जन है ना, डिफरेंट स्टेजेस के डिफरेंट वर्जन है ना कोड लाइन में। तो आप कोई एक वर्जन कोड लाइन में यूज करते हैं किसी एक बेस लाइन में, तो उस वर्जन को चेंज नहीं करना आपने, वर्जन वही रखना है। फिर उस बेस लाइन के स्पेसिफिक वर्जन में स्पेसिफिक कोड लाइन का वर्जन ही होगा, चेंज नहीं करना उसको। मैं आगे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने लगा आपको। मेन लाइन इज सीक्वेंस ऑफ बेस लाइन्स। ये अब थर्ड लेवल है मेन लाइन, कि आप डिफरेंट बेस लाइन्स बनाते हैं और बेस लाइन्स के भी वर्जन चल रहे होते हैं, तो वो आपकी मेन लाइन की एक चल रही होती है। ये देखें डायग्राम, यहाँ से अब चीज़ें सारी आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगी। यहाँ पे देखें डिफरेंट कोड लाइन्स हैं, कोड लाइन ए बी सी, और ये डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। हो सकता है इसको कोड लाइन ए यूज़ कर रही हो, या कोड लाइन बी L2 को हो सकता है B2 यूज़ कर रही हो, EX1 को हो सकता है C यूज़ कर रही हो, अपने 1.2 वर्जन में यूज़ कर रही हो। दैट कुड बी, ये भी है रीयूजेबल आइटम्स हैं यहाँ पड़ी हुई हैं। अब हमने बेस लाइन वर्जन 1 बना रहे हैं, तो बेस लाइन वर्जन 1 में हमने ये डिसाइड किया है कि कोड लाइन का जो बेस वर्जन है वो होगा A, कोड लाइन B का 1.2 होगा, कोड लाइन C का 1.1 होगा, और इसमें ये जो L1, L2 और X1, ये तीन लाइब्रेरीज इसके अंदर यूज़ होगी। ये छः चीज़ें मिल के हमारी बेस लाइन वर्जन 1 बनाएगा। जब एक दफ़ा बेस लाइन वर्जन 1 में आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सी कोड लाइन का कौन सा वर्जन यूज़ करना है, फिर आप उसको चेंज नहीं करेंगे, वो लॉक हो जाएगा। दैट विल बी लॉक्ड। इन केस एनी कोई चेंज करते हैं इसके अंदर, तो फिर नया वर्जन बेस लाइन का डिक्लेयर करना होगा। जैसे आपको नीचे नजर आ रहा है, हमने एक ए का वर्जन 1.3 ले लिया, बी का वही है, सी का चेंज किया, और नीचे वही है। तो दो चीज़ें चेंज की हैं, लेकिन क्योंकि चेंजेस आ गई हैं, नाउ वी विल डिक्लेयर सेकंड वर्जन ऑफ आवर बेस लाइन। और ये जो बेस लाइन के वर्जन चल रहे हैं, ये इसे हम कहते हैं मेन लाइन। कि ये बेस लाइन 1 आई, बेस लाइन वर्जन 2 आई, बेस लाइन 3 आई, तो ये हमारी एक तरह की मेन लाइन चल रही होती है। बेस लाइन में, हाँ, बेस लाइन के वर्जन 1 में आप 1.2 एक दफ़ा डाल दिया ना, तो 1.3 नहीं डालेंगे इसमें आप, क्योंकि 1.2 एसोसिएट हो गया वर्जन 1 के साथ। वो आप एक दफ़ा जो आपने डिक्लेयर कर दिए हैं, वो उसी में, वो बेस लाइन 1 में वही वर्जन रहेंगे। अगर इसमें कोई वर्जन चेंज होता है, तो बेस लाइन का नया वर्जन डिक्लेयर करना होगा। जैसे यहाँ पे 1.3 और 1.2 इन दो में चेंजेस आई है, तो क्योंकि पूरा ग्रुप चेंज हो गया, तो हम नया वर्जन डिक्लेयर कर देंगे बेस लाइन से। मिल के कोई भी एक चीज़ भी चेंज हो जाती है, कोई कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, तो नई बेस लाइन आप डिक्लेयर करेंगे। कॉम्बिनेशन चेंज होता है, ये दैट इज अ बेटर सेंटेंस। तो वर्जनिंग जो है,
ये जो मेन लाइन है ना, ये समझ ले कि इस बेस लाइन को आप रिलीज डिक्लेयर, इसको आप रिलीज 1.0 डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको आप रिलीज 1.1 डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिलीज मेन लाइन रिलीज को हैंडल कर रही होती है, रिलीज को मेन लाइन हैंडल कर रही होती है आपकी। तो आप ये कह सकते हैं कि जी ये जो इनका बेस लाइन वर्जन 1 का है, दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एज रिलीज 1.0 एंड दैट इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज रिलीज 1.2 कह सकते हैं या 2.1, जो भी जिससे आपने चेंजेस किए हैं। हाँ, बेस लाइन को आप रिलीज कह सकते, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। मेन लाइन के अंदर मेन लाइन ये डिक्लेयर कर रही है कि इसके अंदर रिलीजेस पड़ी हुई है ना, ये समझ लें आपकी रिलीज 1.0 है, ये रिलीज फॉर एग्जांपल 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, यानी कि यूजर को हमने देनी है मेन लाइन में से उठा के कोई भी रिलीज जो हम देंगे वो हम यूजर को दे देंगे। सर ये असल में ठीक है कि बेस लाइन जो होता है वो वर्जन होता है और मेन लाइन जो होता है रिलीज होता है, उसके साथ नहीं, मेन लाइन के अंदर डिफरेंट चलेंगे, बेस लाइन्स चलेंगी, मेन लाइन के अंदर डिफरेंट बेस लाइन्स आपकी ऐड अप होती जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे चल रहा है ना 1.1, 1.2, 1.3, ये समय यहाँ पे चल रहा होगा V1, V2, V3, V4। तो हर एक में जल्दी होता है कि आप रिलीजेस जो डाल रहे होते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके उनके कॉम्बिनेशन पे एक रिलीज निकल रही होती है आपकी। तो मेन लाइन के रिलीजेस निकलेंगी फिर आपकी 1.0, 1.2, 1.1, इस तरीके से चलेगा। ठीक है जी, तो अब इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है दैट इज़ के गिट वर्जन कंट्रोलिंग के लिए जो स्टेट ऑफ द आर्ट वर्जन कंट्रोल के लिए जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है दैट इज़ कॉल्ड गिट। गिट को यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गिट क्या चीज़ है और गिट को एज अ डेवलपर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स की। हिस्टोरिकली दो तरह के वर्जन कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। इनिशियली जो डेवलप किए गए थे दोज आर नोन एज सेंट्रलाइज सिस्टम्स, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। और उसमें जो एक टिपिकल एग्जांपल है सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम की, दैट वाज नोन एज सब वर्जन सिस्टम। सब वर्जन वाज वाइडली यूज एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। और जो दूसरी मेजर कैटेगरी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, और इसकी जो वाइडली यूज एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड गिट। तो इस वक्त जो है मोस्टली जो डेवलपर यूज कर रहे हैं वो गिट को यूज कर रहे हैं, विच इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में होता क्या है कि आप एक प्रोजेक्ट रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं सेंट्रल सर्वर पर, जिसे हम गिट हब भी कह सकते हैं। तो आप सेंट्रल सर्वर पे एक प्रोजेक्ट रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, फिर आप क्या करते हैं उस प्रोजेक्ट को क्लोन करते हैं, क्लोन करके उसको अपने लोकल मशीन पर पूरा कंटेंट उठा के लोकल मशीन पे ले आते हैं क्लोन करके, यानी डुप्लीकेट करके आप उस प्रोजेक्ट जो अपने गिटहब पे रखे हैं उसको ले आते हैं लोकल मशीन पे। लोकल मशीन पे ला के फिर आप उस कोड पे काम करते हैं, लोकली काम करते हैं। तो लोकली काम करते हैं, फिर आप लोकली अपनी लोकल रिपोजिटरी आपकी बनी होती है उसके ऊपर आप अपडेट करते हैं। और फाइनली जब आप देखते हैं कि नाउ इस लेवल पे काम आ गया कि मैं जो सेंट्रल सर्वर पे मैं पुश बैक कर सकता हूँ, तो आप क्या करते हैं कि आपकी जो चेंजेस होती हैं वो अपनी लोकल रिपोजिटरी से मेन जो गिटहब की रिपोजिटरी होती है उस पर पुश कर देते हैं। तो इस तरीके से ये वर्कफ्लो चल रहा होता है। इसको फर्दर हम ज़्यादा डिटेल में भी जाएंगे। फ़ायदा क्या होता है हमें कि डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होती है, यानी कि आप हर एक के पास फुल वर्जन होता है। अगर 4 डेवलपर बैठे तो हर एक के पास फुल वर्जन होगा लोकल जो सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है। फुल वर्जन डाउनलोड कर लेंगे आप, तो आप उस पर काम करें तो आपका लोकल वर्जन जो सेंट्रल प्रोजेक्ट का सर पूरा वर्जन आपके पास पड़ा होता है
और अपनी लोकल चेंजेस करते हैं, बाद में आप उसको पुश करते हैं। तो और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज सिस्टम आपका फेल हो जाता है, तो आप बस लोकली सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही पड़ी है, आप दोबारा क्रिएट करके सेंट्रल रिपोजिटरी एक बार फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके मामला ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं, आपके फेलियर के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। और लोकली जब आप वर्जन मेंटेन कर रहे होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो आपको यू गेट मोर एफिशिएंसी। नेटवर्क नहीं भी कनेक्टेड तो फिर भी आपके वर्जन लोकली आपके बन रहे होते हैं, तो आपको उसका एफिशिएंटली आप लोकली जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो अपने वर्जन भी लोकल क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेली कोई काम कर रहे हैं, आप कहते हैं हफ्ते बाद मैं अपलोड करूँगा सेंट्रल सर्वर पे, तो आपने डेली वर्जन भी बनाने हैं, तो वो काम बनाएंगे, आप लोकल बना रहे होंगे, तो आप लोकली करेंगे तो यू कैन डू इट वेरी एफिशिएंटली, यू डोंट नीड अ नेटवर्क। फिर कंट्रोल इंटीग्रेशन है, जब आप पुश करते हैं अपना डेटा तो वहाँ पे सेंट्रल मॉनिटर, वहाँ पे मॉनिटरिंग बॉडी हो सकती है, पर्सन कोई हो सकता है जो कि डिसाइड करे कौन सी वाली मैंने चेंजेस इनकॉर्पोरेट करनी है और कौन सी चेंजेस इनकॉर्पोरेट नहीं करनी है। उसको पहले इवन आप जब अपलोड करते हैं तो अपलोडिंग के दौरान आपका टेस्ट केसेस रन हो सकते हैं थ्रू ऑटोमेशन, कि अपलोड होते ही टेस्ट केसेस रन हो, अगर आपके टेस्ट केसेस पास होते हैं तो उसके बाद फिर उसका स्टेटस आ जाए, आपका जो जिसने आपका मे बी टीम लीड है उसने चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है, मर्ज करनी है, तो वो उसको कर सकता है। तो आप कंट्रोल तरीके से अपनी चेंजेस को मेन प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम से पुराने वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो अवेलेबल थे, दो वन वाज रिवीजन कंट्रोल सिस्टम, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात हो रही है। रिवीजन कंट्रोल सिस्टम, कंकरेंट वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सब वर्जन सिस्टम और गिट जो कि लेटेस्ट है। तो आप देखें कि लेटेस्ट जो भी एवोल्यूशन है वर्जन कंट्रोल सिस्टम की, दैट इज गिट। तो गिट को हम आगे स्पेसिफिकली देखेंगे कौन कौन सी कमांड्स गिट की होती हैं और क्या कर रही होती हैं। इसी तरह अगर हम होस्टिंग सर्विसेज की बात करें, जहाँ पे सेंट्रल प्रोजेक्ट रिपोजिटरी पड़ी होती है, तो उसमें भी डिफरेंट किस्म के हिस्टोरिकली एग्जांपल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल सोर्स फोर्ज एक ज़माने में बड़ी पॉपुलर चीज़ होती थी, बिट बकेट है, गिट लैब है और गिट हब है। तो ये तकरीबन बिट बकेट, गिट लैब, गिट हब ये मिलती जुलती चीज़ें हैं। आर फोकस ऑन इन टुडेज लेक्चर वुड बी ऑन गिट हब। हम गिट हब को देखेंगे, गिट हब क्या होता है और कैसे उसको यूज़ करते हैं। गिट हब सेंट्रल रिपोजिटरी होती है ना, ये उसकी एग्जांपल आ गए। डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिट हब? गौर करें क्या समझ आती है, क्या डिफरेंस है। गिट किसी लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल होने की सिस्टम होता है, ये क्लाउड पे गिट हब क्लाउड पे है। गिट लोकल, अगर आपने लोकली अपने कंप्यूटर पे गिट इंस्टॉल नहीं की तो गिट हब से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, आपको पहले लोकली गिट इंस्टॉल करनी पड़ेगी, देन यू विल बी एबल टू सीमलेसली वर्क विद गिट हब। तो गिट हब जो है ये आपका होस्टिंग सर्विस है, जो कि आपका जितने वर्जन आपने लोकली क्रिएट कर किए होते हैं वो होस्ट करता है सेंट्रल रिपोजिटरी पे गिट हब, क्योंकि इसके फॉर्मेट मैचिंग है, तो स्ट्रेट अवे आप पुश करते हैं तो पूरे वर्जन में पूरी इंफॉर्मेशन गिट हब पे चली जाती है। ये आमतौर से सिंबल यूज हो रहा होता है गिट के लिए, जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। इट इज शोइंग दैट गिट जो इसकी जो स्ट्रेंथ है गिट की, दैट इज अ ब्रांचिंग मॉडल, कि आप डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं फॉर टेम्पररी वर्क, आप ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। और गिटहब जो है वो क्लाउड बेस्ड सर्विस है, एंड आई थिंक इट इज़ बीइंग ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसको माइक्रोसॉफ्ट ओन करती है। और गिटहब को ब्रांचिंग अब मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ब्रांचिंग डिटेल में कैसे ब्रांच क्रिएट करते हैं, क्या होता है। इस जो बुनियादी चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि इसमें ब्रांचिंग मॉडल है गिट के अंदर, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ गिट।
अच्छा, गिट आपने इंस्टॉल करनी है तो ये लिंक है, इस लिंक से आप सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, गिट आपकी इंस्टॉल हो जाती है। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन का जो वीडियो ये मैंने दी हुई है, यूट्यूब वीडियो का लिंक, अगर ना समझ आए तो ये वीडियो देख के आप इंस्टॉल कर सकते हैं गिट को। उसके बाद गिटहब में आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इट इज़ फ्री। फॉर एग्जांपल मैंने अपने ईमेल अकाउंट से क्रिएट किया हुआ है अपना अकाउंट github.com पर, ये फ्री है, आप अकाउंट बना ले तो बना सकते हैं, बना ले। अब हम कर रहे हैं वर्क लोकल डायरेक्टरी पे काम, जो जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं हम उसको गिट कहती है, वर्किंग डायरेक्टरी, जिस पे आपने काम क्रिएट किए होते हैं, अपने डिफरेंट फोल्डर्स हैं, फाइलें हैं, जावा कोड, ये जो भी कोड होता है, दैट इज कॉल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिट, इट इज कॉल्ड वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं, और वर्किंग डायरेक्टरी पे जब हम डिफरेंट कमांड्स देंगे या जब डेटा सेव करने लगेंगे, तो डेटा सेव करने के लिए जो टिपिकल टर्म यूज़ की जाती है गिट में, इट इज़ कॉल्ड कमिट। जैसे आप कमिट करते हैं तो आपकी एक गिट से लोकल रिपॉजिटरी बन जाती है जब इंस्टॉल करते हैं, तो आपका डेटा डिफरेंट वर्जन्स लोकल रिपॉजिटरी पे उसके स्नैपशॉट आने शुरू हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी जो लोकल वर्किंग डायरेक्टरी है उसके ये स्नैपशॉट्स हैं, स्नैपशॉट वर्जन 1, स्नैपशॉट वर्जन 2, स्नैपशॉट वर्जन 3। ये स्नैपशॉट्स आपके वर्किंग डायरेक्टरीज के बनने शुरू हो जाते हैं जब जब आप स्नैपशॉट एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि अब स्नैपशॉट बना दो, अब बना दो, अब बना दो, ठीक है, बजाय इसके कि आप सेव एज करके अपने डिफरेंट वर्जन बनाएं, आप यहीं पे स्नैपशॉट अपनी वर्किंग डायरेक्टरी के क्रिएट कर सकते हैं इफ़ यू हैव इंस्टॉल्ड द गिट। तो गिट जब इंस्टॉल करेंगे तो लोकल रिपॉजिटरी पे आप स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी का, पूरी डायरेक्टरी का, जो भी फोल्डर आपने प्लान किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक आप ग्रुप एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, यू आर मल्टीपल डेवलपर्स, तो फिर आपको अपना जो कोड है वो आपको गिटहब पे भी रखना पड़ेगा, ताकि गिटहब से अगर किसी और ने आपका वर्जन प्रोजेक्ट क्लोन करना है कोलैबोरेशन में काम करने के लिए, तो फिर आपको पहले गिटहब पे उसको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए जो जो टिपिकल टर्म गिट में यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पुश, कि आप क्या करते हैं, आप डेटा पुश कर देते हैं गिटहब पे। तो वही देखें, वो जो 3 वर्जन यहाँ थे लोकली पड़े थे, वो सारे के सारे वर्जन एज पर डेटा किस वक्त कौन सा कमिट हुआ था, उस कमिट में उसका क्या स्नैपशॉट था, उस सारा का सारा डेटा आपका गिटहब पे चला जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल गिटहब पे आपका वर्जन पड़ा हुआ है एंड देयर आर 4 डेवलपर्स हु आर वर्किंग ऑन अ सेम प्रोजेक्ट, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ से अपना प्रोजेक्ट को क्लोन करेंगे। एक ने पुश किया, अब बाकियों ने क्या करना है, वो स्नैपशॉट लेना है अपने पास वर्किंग डायरेक्टरी का, और ये वर्जनिंग का भी डेटा सारा उसने लेना है, तो वो क्या करेंगे, वो क्लोन करेंगे। तो एक टर्म यूज होती है क्लोन, प्रोजेक्ट क्लोनिंग। तो बाकी जो 3 डेवलपर है, फॉर एग्जांपल इसने ओरिजिनली अपना डेटा अपलोड किया था, और बाकी 3 ने अगर ये डेटा अपने पास कॉपी करना है, तो ये क्या करेंगे, इसको गिटहब के में जो प्रोजेक्ट होगा, रिपॉजिटरी होगी, उसको ये क्लोन कर लेंगे, तो तीनों के पास एक ही वर्जन आ जाएगा। अब ये कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं, और यहाँ पे एक बंदा कोई होगा जो कि देख रहा होगा कि जो अपडेट्स आ रही हैं वो क्लैश तो नहीं कर रही हैं आपस में, वो क्लैश को रिजॉल्व करके, जिसके हम जो टर्म गिट में यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके, और वो जो चेंजेस हैं चारों डेवलपर से वो इनको इनकॉर्पोरेट करता रहेगा। आप पुल करेंगे तो चेंज, हाँ आएगा। आमतौर से आप काम लोकली कर रहे होते हैं, बेहतर ये होता है कि आप लोकली काम करें, बहरहाल कर सकते हैं, डायरेक्टली गिटहब पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता ही है, तरीका ये होता है एज अ डेवलपर, जब आप गिट पे काम करते हैं तो आप सुबह सुबह कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, सुबह आए हैं आप 8 बजे 9 बजे बैठ गए कंप्यूटर पे, अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप पुल करेंगे डेटा, क्यों, और जब रात को जब काम खत्म करेंगे तो आप डेटा अपना पुश करेंगे, ठीक है, ताकि जब डेटा पुल कर लिया सुबह सुबह आके, अब अपने काम शुरू कर दिया, रात को जब जाने लगे हैं, जाने से पहले आप उसको वापस पुश कर देंगे, तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी वहाँ पे पड़ी हुई होगी गिटहब पे। इस तरीके से
काम किया जाता है। ये उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ मास्टर रिपोजिटरी विच इज प्लेस्ड ऑन अ गिटहब। हाँ, लोकल और वो मैच हो जाएगा ना। जैसे आप पुश करेंगे ना तो आपकी लोकल आपकी रिमोट पे चली जाएगी। आमतौर से होता है कि डेवलपर डिफरेंट अपने उस पर काम कर रहे होते हैं ना, ऐसा कोड वो थोड़ा होता है जिस पे एक ही फंक्शन पे या एक ही क्लास पे या एक ही कंपोनेंट पे एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। आमतौर से होता है कि अपने अपने एरिया में काम कर रहे होते हैं। कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे आप मिल के काम कर रहे थे, वहाँ पे कंफ्लिक्ट आने का इम्कान हो सकता है। ठीक हो गया, उस कंफ्लिक्ट को फिर रिजॉल्व करना पड़ता है। लेकिन मोस्टली 90% केसेस में होता है कि आप अपने अपने एरिया में ही काम कर रहे होते हैं। एक फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, एक बैक एंड पे काम कर रहा है, एक दरमियान में काम कर रहा है, तो अपने अपने उस पर काम कर रहे हैं, तो आप अपना जो चीज़ होती है उसको पुश करते रहते हैं। हाँ, तो यही कह रहा हूँ ना, सुबह सुबह अगले दिन जब आएंगे ना तो आप अपना पुल करेंगे डेटा, तो आपके पास लेटेस्ट जिसने जो काम किया वो लेटेस्ट आपके पास आ जाए। सुबह सुबह आके पुल करना है आपने, शाम को छुट्टी से पहले पुश कर, ये स्ट्रैटेजी होती है। सुबह सुबह आके पुल कर लेना है आपने, तो हर एक ने लेटेस्ट कर दिया होगा पुश, वो आपको लेटेस्ट सुबह सुबह मिल जाएगा। जिसने जो काम किया होगा वो आपके पास लोकली पूरा एक वर्जन मिल जाएगा। कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने की स्ट्रेटजी है, कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने की स्ट्रेटजी है वो फिर जो कि आपका टीम लीड होता है ना, टीम लीड के पास ये मास्टर रिपोजिटरी होती है। ठीक है, वो मास्टर रिपोजिटरी में फिर वो देखेगा कंफ्लिक्ट आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करेगा, वो उसको रिजॉल्व करेगा। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये मास्टर रिपोजिटरी है। फॉर एग्जांपल इट इज ऑन अ गिटहब। अब ये एलिस है, इसने अपना उस पर काम करना है, तो ये इसको क्लोन कर लेगा तो पूरी की पूरी कॉपी इसके पास आ जाएगी। एक दूसरा बॉब है, ये भी काम कर रहा है, तो ये भी सुबह सुबह आके पुल करेगा तो जो भी लेटेस्ट डाटा इसके पास भी आ जाएगा। तो देन दे स्टार्ट वर्किंग, कोई एक अपना एरिया उस पर काम कर रहे होंगे, उसके बाद लेटेस्ट जो भी होगा उसको वापस रिपोजिटरी में डाल देंगे। अब जो अगली डिस्कशन है हमारी वो ये है कि हमने ये लोकल रिपोजिटरी और रिपोजिटरी को इनको आपस में कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे इनको सिंक करना है, कैसे इनकी हैंडशेक करवाना है, और कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ होते हैं जो कि जब वर्किंग डायरेक्टरी और लोकल डायरेक्टरी के दरमियान आप काम करते हैं तो कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं। इस तरह जब लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी के दरमियान काम करते हैं तो दे आर सर्टेन अदर ऑपरेशंस विच आर यूज, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ ऑपरेशन हैं जो कि वर्किंग डायरेक्टरी और लोकल रेपो के दरमियान, लोकल रिपोजिटरी के दरमियान यूज़ होते हैं ताकि आप ये वर्जन क्रिएट कर सकें। ठीक हो गया। अब दिन के आखिर में आपने डेटा यहाँ पे ले आना है, तो अब इसमें कम्युनिकेट करने के लिए उसके अलग कुछ फंक्शन हैं, वो सेपरेट फंक्शन हैं, तो हम दोनों फंक्शन अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो जो लोकल रिपोजिटरी है उसमें जो कमिट का कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। अब होता यह है कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी का स्नैपशॉट लेता है गिट। गिट क्या करता है, आपकी लोकल वर्किंग डायरेक्टरी का स्नैपशॉट लेता है, और स्नैपशॉट कहाँ लेता है, लोकल रिपोजिटरी में। लोकल रिपोजिटरी में वर्किंग डायरेक्टरी का स्नैपशॉट लेता है, तो जैसे ही स्नैपशॉट लेते हैं उसको एक हैश कोड जनरेट करता है जो कि यूनिक होता है। जैसे ही स्नैपशॉट लेता है, स्नैपशॉट लेने को हम कहते हैं कमिट करना। तो फॉर एग्जांपल वर्किंग डायरेक्टरी पे जो भी सिचुएशन थी, कोई फाइलें बनी हुई थी, कोई डिलीट थी, जो भी था, हम जैसे ही स्नैपशॉट लेंगे उस स्नैपशॉट का एक हैश कोड जनरेट हो जाता है जो कि यूनिक होता है। फिर थोड़ी देर बाद आपने काम किया, एक और आपने स्नैपशॉट ले लिया, उसका अपना एक हैश कोड जनरेट हो जाएगा। फिर आपने एक और स्नैपशॉट लिया, फिर एक और उसका हैश
जनरेट हो जाएगा। तो ये जो स्नैपशॉट लेने का प्रोसेस है, इट इज़ अटिपिकली कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टैक। स्टैक और क्यू आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो ये एक तरह का स्टैक बिल्ड होता जाता है। तो जो लेटेस्ट जो होता है, लेटेस्ट स्नैपशॉट होता है, दैट इज एक्सेसिबल। उस पर एक पॉइंटर लग जाता है मास्टर के नाम से। लेटेस्ट स्नैपशॉट पे एक पॉइंटर लग जाता है जिसमें ब्रांच का नाम होता है। तो जो एक ब्रांच का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रांच होती है इसके अंदर जिसे मास्टर कहते हैं। तो ये एक मास्टर ब्रांच है। मास्टर ब्रांच लेटेस्ट स्नैपशॉट को पॉइंट कर रही होती है। स्नैपशॉट को हम कमिट भी कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3। हम ये भी कह सकते हैं स्नैपशॉट कमिट ए, कमिट बी, कमिट सी, या हम ये कह सकते हैं स्नैपशॉट ए, स्नैपशॉट बी, स्नैपशॉट सी। लेकिन जो लेटेस्ट कमिट होगा उस पे ब्रांच के नाम का पॉइंटर होता है। क्योंकि यानी इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ब्रांच को एक्सेस करना है तो आप लेटेस्ट कमिट पे जाएंगे, सबसे पहले लेटेस्ट कमिट पे जाएंगे, फिर वहां से अगर बैक ट्रैक करना है तो कर सकते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट कमिट है, दैट इज एक्सेसिबल टू यू एज अ पॉइंटर। अब आगे चलते हैं। ये लिखे है कमिट्स फ्रॉम ओल्ड टू न्यू हैशेस हैज कमिट आईडी। तो ये हैश जो जनरेट होता है, इट इज अ कमिट आईडी जो यूनिक होती है। स्नैपशॉट ऑफ ऑल फाइल्स एट दैट कमिट। तो जब कमिट होता है तो पूरे का पूरा जो भी वर्किंग डायरेक्टरी का स्नैपशॉट होता है वो आ जाता है। और जो लास्ट कमिट होता है वहाँ पे ब्रांच का पॉइंटर आ जाता है। अगर ब्रांच का नाम मास्टर है तो मास्टर का पॉइंटर आ जाएगा, जो भी नाम होगा। अब क्योंकि आपकी डिफरेंट इसमें कॉन्सेप्ट है मल्टीपल ब्रांचेस का, तो जो ब्रांच, अब एक ब्रांच एक वक्त में एक्टिव हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक ब्रांच आपकी ये है B1, एक ब्रांच आपकी मास्टर है। मास्टर बाय डिफॉल्ट होती है, जब तक तो ब्रांच क्रिएट ना करें तो मास्टर चलेगी। एक और ब्रांच है B2, तो डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं। तो अब इसमें से कोई एक ब्रांच एक वक्त में एक्टिव होगी जिस ब्रांच पे आप काम करेंगे। तो जो ब्रांच एक्टिव होती है उस पे एक पॉइंटर हेड का आ जाता है। वहां से देख के हमें पता चल जाता है कि इस वक्त ब्रांच कौन सी एक्टिव है। जिससे हम देखते हैं कि इस ब्रांच में हेड का पॉइंटर है, तो हम पता चल जाता है कि ये जो ब्रांच है हमारी, ये एक्टिव ब्रांच है। अगर अगला जो भी काम करेंगे इस ब्रांच में आके सेव हो रहा हो। लोकल, ये सारी लोकल की डिस्कशन चल रही है। ये सब लोकल रिपोजिटरी, वर्किंग डायरेक्टरी और लोकल रिपोजिटरी के दरमियान क्या कार्रवाई हो रही होती है, यही डिस्कशन चल रही है लोकल कंप्यूटर पे। सर हर ब्रांच का अपना मास्टर पॉइंटर होता है। मास्टर का टर्म जो है ना, हर एक का अपना पॉइंटर होता है, लेकिन पॉइंटर का जो नाम होता है वो ब्रांच का नाम होता है। मास्टर ब्रांच बाय डिफॉल्ट होती है। तो ब्रांच का यहाँ मास्टर पॉइंटर है, ये अगर ब्रांच का नाम B1 है तो B1 का पॉइंटर होगा। वही B2 है तो B2 का पॉइंटर, उसी नाम का पॉइंटर। और ये लेटेस्ट कमिट पॉइंट कर रहा है, लेटेस्ट। और एक वक्त में एक ब्रांच एक्टिव होगी। तो अब यहाँ पे जो ये स्नैपशॉट हमें बता रहा है, ये बता रहा है कि मास्टर ब्रांच हमारी एक्टिव है इस वक्त, इसलिए हेड का पॉइंटर जो है इट इज पॉइंटिंग टू द मास्टर ब्रांच। नहीं, आप कमिट करते हैं ना तो ब्रांच में कर रहे होते हैं ना, ये मास्टर ब्रांच में कमिट कर रहे हैं। ये मास्टर ब्रांच चल रही है, स्नैपशॉट 1, स्नैपशॉट 2, स्नैपशॉट 3, इसमें हैश कोड आ रहा है, हैश कोड आ रहा है ए बी सी। तो मास्टर ब्रांच में कमिट कर रहे हैं तो मास्टर ब्रांच इसी ब्रांच के अंदर कमिट करना। मैं तो नहीं कह रहा कि अभी ये मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा ब्रांच कैसे बनी है। अभी हम मास्टर ब्रांच की बात कर रहे हैं, क्योंकि हेड का बताने के लिए मुझे ब्रांच बतानी पड़ी आपको कि हेड पॉइंट करता है करंट ब्रांच। हेड लिखा वो अपना आ रहा है, हेड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द करंट ब्रांच, एक्टिव ब्रांच। अगर दो ब्रांचेस और क्रिएट होंगी तो उसमें हेड नहीं होगा, हेड की एक ब्रांच होगा या एक्टिव ब्रांच। बस ये बताने की कोशिश करना कि मैंने दो ब्रांचेस
बनाई है समझाने के लिए। एक्टिव ब्रांच एक होगी हमारी, उस पर हेड होगा। एक्टिव ब्रांच पे ही स्नैपशॉट, जब एक्टिव ब्रांच जिस पे काम करे ना, कमिट उसी पे कर सकते हैं, स्नैपशॉट उसी पे बना सकते हैं। मैं अगर मैं ये मेरी ब्रांच एक्टिव है तो मेरा स्नैपशॉट नहीं करना, वो नहीं करना, एक्टिव ब्रांच पे काम होगा। तो जब हम वर्किंग डायरेक्टरी और लोकल रिपोजिटरी में काम करते हैं तो दीज आर सम ऑफ द कमांड्स विच आर यूज। इनिट ये इनिशियलाइज करती है गिट को, ऐड, कमिट ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, लॉग आप देख सकते हैं कितने कमिट आपके हो गए हैं। आप स्विच कर सकते हैं, स्विच यूज होती है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्विच करने के लिए, और ब्रांच लिस्ट डाउन कर देता है कि कितनी ब्रांचेज हमारी इस वक्त चल रही हैं। और मर्ज क्या है, अगर एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच में मर्ज करना हो तो हम फिर मर्ज को यूज करते हैं। चलें आगे। अच्छा जी, अब ये देखें एक कमिट किया, अब जैसे अब क्वेश्चन कर रही है ना, मास्टर ब्रांच है, मैं नया कमिट करने वाला लगा हूं मास्टर ब्रांच, देखें क्या होता है। हम सपोज करते हैं कि मास्टर ब्रांच में भी 2 कमिट हुए हुए, ये मास्टर ब्रांच है, कैसे पता चला, ये मास्टर है, मास्टर पॉइंटर इसका इस पर है, इसका मतलब है कि ये जो ब्रांच है हमारी ये मास्टर ब्रांच है, यहाँ से पता चला हमें कि मास्टर है, साथ हेड भी इसी को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसे ये पता चला कि ये जो मास्टर ब्रांच है ये हमारी एक्टिव ब्रांच है। अब मैं एक कमिट करता हूँ तो जो एक्टिव ब्रांच है उसी पे कमिट होना है। तो अब मैंने कमिट किया तो एक स्नैपशॉट और क्रिएट हो जाएगा जो कि पिछले वाले के साथ को पॉइंट कर रहा होगा ताकि उस पर रीच कर सके, अगर पिछले कमिट जहाँ पे जाना पड़े तो हम जा सकें, तो इसलिए उसको पॉइंट करेगा ये, और ये हमारा नया स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा। अब ये क्या होगा कि हमारा जो मास्टर और हेड है ये दोनों पॉइंटर मूव करके लेटेस्ट कमिट के ऊपर आ जाएंगे, लेटेस्ट स्नैपशॉट पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे कमिट करते जाएंगे ये दोनों पॉइंटर मूव करते जाएंगे और लेटेस्ट कमिट पे आएंगे हो रहेंगे। अब जब हम लोकल रिपोजिटरी से रिमोट रिपोजिटरी पे काम कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ पे डिफरेंट कमांड हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे कमांड नज़र आ रही है आपको क्लोन की, क्लोन मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि आपने पूरा एक प्रोजेक्ट को कॉपी करना है अपने पास लोकल रिपोजिटरी में, तो आप क्लोन की कमांड यूज़ करते हैं। फिर आप जो पुश की कमांड है, पुश की कमांड ये है कि आप लोकल रिपोजिटरी से जब आपने अपना सारा इंफॉर्मेशन आपने गिटहब पे पुश करनी होती है फिर आप पुश कमांड यूज़ कर लेते हैं। और वहाँ से अगर आपने पुल करनी है, सुबह सुबह आके आपने पुल करनी है, सुबह सुबह आपने क्लोन नहीं करना, क्लोन एक ही दफ़ा करते हैं, उसके बाद पुल यूज़ होता है। उसके बाद आपने रोज़ाना सुबह आएंगे, पुल करेंगे, सारा का सारा डेटा आपके पास आ जाएगा और फिर आप काम शुरू कर देंगे, तो आप पुल यूज़ करेंगे। हाँ, रिमोट रिपोजिटरी के साथ है, पुल करें, ये बेसिकली इसीलिए गिटहब लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लोकल रिपोजिटरी है। लोकल रिपोजिटरी गिटहब के दरमियान जो कमांड यूज़ होती हैं वो ये वाली हैं, क्लोन, पुश, पुल, फैच, रिमोट। फैच भी इसी तरह है, फैच पार्शियल पुल करता है, 2 स्टेजेस में पुल करते हैं आप, पहले पुल किया लोकल रिपोजिटरी में आ गया, एक दफ़ा और उसको आगे किया तो फिर वो वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाता है। पुल करेंगे तो डायरेक्टली लोकल रिपोजिटरी से होता हुआ वर्किंग डायरेक्टरी आपकी अपडेट कर देता है। तो उनमें डिफरेंसेस ऑब्वियसली वो उसके सारा उसमें लिखे हुए हैं, इसकी उसके अंदर है। पुल जब यूज़ करते हैं ना तो रिमोट डायरेक्टरी से पूरा डेटा और स्नैपशॉट पुल होगा तो लोकल से लोकल को भी अपडेट करेगा, साथ ही पीछे वर्किंग डायरेक्टरी को भी अपडेट कर देगा, दोनों काम कर देगा। अगर आप फैच करते हैं, फैच 2 स्टेज पार्शियल पुल है, ये लोकल रिपोजिटरी को पहले अपडेट करता है, वर्किंग डायरेक्टरी को नहीं करता। वर्किंग डायरेक्टरी के लिए फिर एक और कमांड है, उसको यूज़ करते हैं तो फिर वर्किंग डायरेक्टरी को करता है। तो कई दफ़ा आप श्योर नहीं होता कि मैं आप चाहते हैं यार पूरा ना अपडेट हो, पहले मैं देख लूँ है क्या फिर मैं करूँगा, तो आप पहले फैच कर लेते हैं उसके बाद आगे करते हैं। तो फैच के यूज़ की अपनी मैकेनिज्म है, उसका अपना है। रिमोट के कीवर्ड यूज़ होता है जो कि बेसिकली
रिमोट रिपोजिटरी और इसको लिंक करती है। रिमोट आप एक्सेस कर सकते हैं रिमोट ब्रांचेस को लोकली रिमोट कीवर्ड के साथ। इसको भी एग्जांपल यूज देखते हैं हम। अब ये कुछ डेमो वीडियोस हैं जो कि मैंने लिंक दे दिया है, लेकिन ये काफ़ी सारी वीडियोस हैं। इतनी डिटेल वैसे इसको देख लीजिएगा, लेकिन सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, वो डिटेल में, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक दो वीडियो और बताऊंगा, वो आपने देखनी है। तो ये अगर हम समराइज़ करें अभी तक जो हमने डिस्कशन की है, तो हमने वी टॉक्ड अबाउट वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स, जिसे हमने कहा जी जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, दीज आर द स्टेट ऑफ द आर्ट दीज डेज। और उसमें हमने गिट और गिटहब को थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। और रिपोजिटरी का स्ट्रक्चर को हमने देखा है, रिपोजिटरी का स्ट्रक्चर कैसे कमिट मैनेज हो रहे होते हैं। फिर हमने लिस्ट देखी है, लोकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, और रिमोट ऑपरेशन जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं सिर्फ हमने वो देखे हैं। है तो बहुत एडवांस ऑपरेशन भी है, लेकिन तीन तीन चार चार हमने जो लोकल रिपोजिटरी के साथ काम करने के लिए ऑपरेशन है वो हमने देखे हैं, और कुछ ऑपरेशन हमने साथ 5-4 देखे हैं जो रिमोट रिपोजिटरी के साथ काम करने के लिए यूज़ होते हैं। और कमिट का सिमेंटिक्स देखा है कि इसका हैश कोड जनरेट होता है, यूनिक होता है, और इसके पॉइंटर्स का कैसे प्लेस होते हैं, कहाँ प्लेस होते हैं, ये सारी डिस्कशन हमने की है। ठीक है जी, अब तक फंडामेंटल आर क्लियर। लेट्स गो फॉर द डेमो। अच्छा, डेमो के लिए मैंने ये किया है कि डेमो, ये एक वीडियो नज़र आ रही है आपको, मैंने जो अगली स्लाइड्स बनाई हैं, 2 स्लाइड्स आर बेस्ड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो को आप देख के साथ साथ खुद भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने फॉलो करके पूरी स्लाइड्स बनाई हैं 1 बाय 1। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ वीडियो क्या है। आवाज़ इतनी साफ नहीं आ रही, पंखे भी लगे हुए हैं। तो बहरहाल ये पूरा ये जो एक्सप्लेन कर रहा है ना, ये मैंने सारा ट्रांसलेट किया हुआ है स्लाइड्स के ऊपर। तो अगर स्लाइड से कोई चीज़ आपको समझते हैं कि नहीं मिसिंग है, नहीं समझ आ रही, तो यू कैन ओपन दिस वीडियो। तो अभी आगे चलते हैं। तो पहला है गिट का डेमो, जो कि लोकल रिपोजिटरी पे कैसे काम करना है विद वीएस कोड। वीएस कोड में हम ये करते हैं कि प्रोजेक्ट फोल्डर खोल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक फोल्डर बनाया हुआ है गिट हब के नाम से। ये मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें मैंने गिट इनिशियलाइज की हुई है, इसलिए ये इसमें एक हिडन फोल्डर डॉट गिट के नाम से बन गया है। अगर गिट इनिशियलाइज ना करें तो ये फोल्डर नहीं बनता, और ये फोल्डर गिट इनिशियलाइज करनी ज़रूरी होती है, तभी वर्जनिंग काम करेगी आपकी। अब ये जो फोल्डर है इसका नाम है गिट हब। ये फोल्डर मैंने खोल लिया यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में जी। उस पर्टिकुलर फोल्डर में इनिशियलाइज कर दिया है। अब उस फोल्डर में जो भी चेंजेस आएंगे ना, वो उसका स्नैपशॉट लेने की काबिलियत आ जाएगी उसमें। यानी कि गिट हब के अंदर डॉट गिट का फोल्डर है ना, तो ये जो फोल्डर है गिट हब, इसके अंदर डॉट, मैंने जब इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं डिलीट करता हूँ इसको, ये मैं डिलीट करता हूँ इसको, ये मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये फोल्डर है मेरा गिट हब के नाम से। इस फोल्डर में मैंने काम करना है, ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है, ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है, ब्लैंक है। अब उसकी मैंने वीडियो दी है, वो देख लीजिएगा डेमो। अब यहाँ पे मैं अगर मैं करता हूँ गिट
ये वेरीफाई करने के लिए कि गिट इंस्टॉल्ड हुआ कि नहीं हुआ। मैं गिट लिखूंगा तो ये आपको नज़र आ जाएगा डिफरेंट कमांड्स गिट की जो हम यूज़ भी करेंगे, क्लोन, इनिट, ऐड, रिस्टोर, डिफ, ग्रैब, शो, ब्रांच, कमिट, मर्ज, रीसेट, स्विच, फैच, पुल, पुश। कुछ कमांड आपने देखी हैं, कुछ नहीं देखी हुई। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने सिर्फ डिस्कस करूंगा आपके साथ। अच्छा, अब ये इसका मतलब है कि अगर ये चीज़ आ रही है आपको, इसका मतलब है कि आपकी गिट प्रॉपरली इंस्टॉल हो गई है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अगला काम ये करना है कि अब इस फोल्डर में जो गिट गिटहब के नाम से फोल्डर है, जब मैं इसके अंदर ये खोलता हूँ टर्मिनल खोलने का तरीका होता है कंट्रोल टिक, कंट्रोल एंड टिक मैं करूँगा तो ये टर्मिनल खुल जाएगा मेरे पास। ये टर्मिनल खुल गया कंट्रोल टिक के नाम से। ये इसी फोल्डर के अंदर ये खुलेगा। अगर आप देखेंगे तो गिट गिटहब के अंदर ही है, यानी कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है इसकी टर्मिनल की यही बनी है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट इनिट, ये गिट इनिट लिखूंगा, इनिशलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। अब मैं जाकर देखता हूँ यहाँ पे तो मुझे नज़र आएगा कि ये यहाँ पे एक फोल्डर क्यों नहीं बना। हाँ देखते हैं। ये फोल्डर बन गया इसका डॉट गिट के नाम से, और ये हिडन है। मैंने हिडन फाइल्स इसलिए आपको हल्का नज़र आ रहा है, हिडन होता है। अब ये इसने क्या करना है कि इस वर्किंग डायरेक्टरी में जो भी चेंजेस है ना, इसने इसको रिकॉर्ड रखना है। तो गिट टिक से, कंट्रोल टिक से मैंने टर्मिनल खोला है, मैंने लिखा वहाँ पे गिट किया, वेरीफाई हो गया कि गिट मेरी इंस्टॉल्ड है। मैंने गिट इनिट किया, मेरा गिट वहाँ पे इनिशियलाइज हो गया उस फोल्डर में। अब मैं गिट स्टेटस अगर करता हूँ तो मुझे स्टेटस बताएगा, गिट स्टेटस। ये कह रहा है कि जी इट इज़ ऑन ब्रांच मास्टर, क्योंकि मास्टर ब्रांच डिफ़ॉल्ट होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मास्टर ब्रांच पे होगा। और नो कमिट सेट, यानी हमने कोई काम नहीं किया अभी तक, कोई कमिट नहीं किया, क्योंकि कमिट जब करते हैं तो अब स्नैपशॉट क्रिएट होता है। कोई कमिट नहीं किया तो ये बता रहा है कि जी ये हालात हैं आपके, स्टेटस ये है आपका। अब आगे मैं करता हूँ कि मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.html फॉर एग्जांपल। मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ index.html। ये index.html फाइल की, और यहाँ पे देखें यू लिखा हुआ आ रहा है। यू का मतलब है कि दिस फाइल इज इन द फोल्डर बट इट इज अनट्रैक्ड। अब यहाँ पे मैं अगर दोबारा स्टेटस चेक करता हूँ, गेट स्टेटस, तो यहाँ भी कुछ बता रहा है, कह रहा है अनट्रैक्ड फाइल जो है वो index.html के नाम से है, और नथिंग एडिड टू द कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट। तो जब फाइल क्रिएट करते हैं, कोई भी चेंजेस करती हैं तो वो अनट्रैक्ड होती हैं। एक ये कॉन्सेप्ट है अनट्रैक का। अब आ जाए यहाँ पे, जब आपने वर्किंग डायरेक्टरी में इंडेक्स फाइल क्रिएट की तो वो बन जाती है अनट्रैक्ड फाइल। अब इसमें जो कमिट होती है, कमिट के लिए दो स्टेजेस में कमिट करना होता है। सबसे पहले उस फाइल को हम स्टेजिंग एरिया में लेके आते हैं, और फिर उसको हम लोकल रिपोजिटरी में लेके जाते हैं। लोकल रिपोजिटरी में जाने का मतलब है कि वो कमिट हो गया, और स्टेजिंग एरिया में आने का मतलब है कि वो चेंजेस, अब वो फाइल अब ट्रैक हो रही है, उसमें अब उसमें जो भी चेंजेस होंगी इट विल बी ट्रैक्ड बाय द गिट। तो इनिशियली जब हमने फाइल क्रिएट की है तो वो अनट्रैक्ड है, वर्किंग डायरेक्टरी में बन गई है लेकिन इट इज़ अनट्रैक्ड। इसको गिट मॉनिटर नहीं करता। अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा तो गिट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि कोई फाइल बनी भी थी। लेकिन अगर मैंने स्टेजिंग एरिया में लिया है तो फिर गिट के पास रिकॉर्ड होगा कि एक फाइल बनी थी, और इस पे मैंने इसके कंटेंट को मैंने ट्रैक करना। तो अब स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए हम क्या करते हैं, कमांड यूज़ करते हैं ऐड की, गेट ऐड और आगे फाइल का नाम। तो मैं लिखता हूँ अगर गेट ऐड index.html तो क्या होगा कि वो फाइल
आपकी ट्रैक होनी शुरू हो जाएगी। मैं लिखता हूँ गेट ऐड और आगे फाइल का नाम। अगर मैं डॉट लिख दूंगा तो इसका मतलब है ऑल फाइल्स, तो मैं डॉट डाल दिया गेट ऐड डॉट, तो जितनी भी फाइल में चेंजेस है सारी की सारी वो आपकी स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी। यहाँ पे यू लिखा हुआ अभी नजर आ रहा है आपको, ये क्या लिखा हुआ है यू, ये मैंने गेट डॉट ऐड किया तो यहाँ पे देखें ए लिखा हुआ आ गया। ए का मतलब है कि इंडेक्स्ड, इंडेक्स एडिट, क्या हुआ ये स्टेजिंग एरिया में चली गई है। तो ये हम स्टेजिंग एरिया में आ गए। अब हमने इसको कमिट करना है। कमिट स्टेजिंग एरिया में वाली फाइल को ही कमिट किया जा सकता है। अब स्टेजिंग एरिया में लाके अब मैं इसको कमिट कर सकता हूँ। तो कमिट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा अब जब मैंने ऐड कर दिया तो अगर मैं स्टेटस दोबारा चेक करूँ, स्टेटस, तो अब ये ग्रीन कलर में आ रहा है, लिखा हुआ चेंजेस नो कमिट येट, कमिट कोई नहीं हुआ, चेंजेस टू बी कमिटेड, न्यू फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो कह रहे हैं अगर इसको वापस अनस्टेज करना है आपने तो कमांड भी दे रहा है हमें कि गेट आ रहा है माइनस माइनस कैश और फाइल का नाम लिख देंगे तो वापस अनस्टेज एरिया में भी आ सकती है स्टेज एरिया से। ये कमांड आप यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ गिविंग यू हेल्प। अभी हम क्या हुआ कि हम स्टेजिंग एरिया में आ गए। अब हमने जाना है स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी में। तो लोकल रिपोजिटरी में जाने के लिए हम ये टर्म कमांड यूज़ करते हैं गेट कमिट -m, और फिर हम स्ट्रिंग के अंदर कोई इंफॉर्मेशन देते हैं कि कमिट किस सिचुएशन में किया, ताकि आपको जब आप स्टेटस लिखते हैं आपको नज़र आ रहा होता है कि कौन किस कमिट पे हमने क्या काम किया था। ये याद रखने के लिए आप कुछ ना कुछ टेक्स्ट साथ देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको M1 कह देता हूँ फिलहाल, गेट कमिट -m, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि M1 नाम रख दिया है। डिस्क्रिप्टिव नाम होना चाहिए लेकिन मैं छोटा नाम फिलहाल खुद देख रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है डिलीटेड फाइल कंटेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉपर नाम ये होना चाहिए था कि इंडेक्स फाइल क्रिएटेड, प्रॉपर नाम ये होना चाहिए था, लेकिन मैंने शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव नाम देना चाहिए यहाँ पे स्ट्रिंग में डबल कोट के अंदर। मैं एंटर करता हूँ तो आपको ये ए गायब हो गया यहाँ से। यहाँ पे आपको रिपोजिटरी व्यू भी नज़र आ रहा होता है, ये पहला कि क्या एक्टिविटी हुई है। और क्योंकि अब ये लेटेस्ट कमिट हो गया है, अगर मैं अब स्टेटस लेता हूँ स्टेटस, कह रहे हैं ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, क्योंकि कमिट कर लिया हमने। अभी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी इज क्लीन, यानी कोई ऐसी अनट्रैक्ड या ऐसी कोई नई चेंजेस नहीं है। वर्किंग डायरेक्टरी आपकी क्लीन है, उसमें कोई ऐसी चेंज नहीं है जो कि बताने की जरूरत है, ये इसका मकसद है। और ऊंचा ऊंचा नया कमिट क्रिएट हो गया, ये अब नया एक कमिट क्रिएट हो गया। इसको ऐसे वेरीफाई कैसे करना है कि कमिट क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब मैं अगर एक लॉग की कमांड है गेट लॉग, ये लॉग बता रहा होता है कि हमें, अब यहाँ पे लॉग में देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये कमिट है, ये कमिट का हैश की है, जो कमिट आईडी है इतना लंबा सारा हैश है, इट इज़ अ कमिट आईडी। और इस वक्त जो आपका पॉइंटर है वो आपका जो हेड है वो मास्टर पे है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी यही है ना, मास्टर है। और आपका क्योंकि लेटेस्ट कमिट है ना, तो लेटेस्ट कमिट पे ही मास्टर का भी पॉइंटर होगा और हेड का पॉइंटर भी होगा। तो लॉग से हमें पता चल जाता है कि, और ये इसका डिस्क्रिप्टिव नेम है कमिट का, कि यहाँ पे आपने क्या किया था कि मैं लिखता कि इंडेक्स फाइल एडिट, तो ये लिखा हुआ आ रहा
तो जैसे ही कमिट करते हैं और आप लॉक करते हैं तो पूरे सीक्वेंस में नज़र आ रहे होते हैं। लेटेस्ट कमिट सबसे ऊपर होगा, उसके बाद वाला, उससे बाद वाला, उससे बाद वाला। तो आप देख सकते हैं कि आपके कमिट्स कौन कौन से हुए हैं। साथ डिस्क्रिप्शन होती है, तो इसलिए किसी कमिट पे वापस जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। आपको पता है कि इस कमिट में मैंने ये काम किया हुआ है। तो कोई चीज़ें डिस्कार्ड करनी है, आप कहते हैं नहीं ये लॉजिक ठीक नहीं लगाई, दूसरी लॉजिक लगानी है, वापस आए उसके स्टेज पे, पिछली स्टेज पे नया काम शुरू करते हैं। जैसे आप पाइथन में काम करें, आप गिटहब को यूज करना चाहते हैं, तो ये जो इंडेक्स एचटीएमएल फॉर्मेट, तो आप पाइथन कोई भी फाइल्स में किसी भी एक्सटेंशन दे सकते हैं। हाँ, कोई कैप नहीं आती नहीं। कोई कहते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट रख दें, इमेज रख दें, जो मर्जी रख दें, वो स्नैपशॉट फैक्ट्री का बनाता रहेगा, जिस जिस मर्जी लैंग्वेज को यूज़ करें, कोई इशू है। एक्सेल रख दें, ठीक है। तो अच्छा, ये एक कमिट बनाने का मैंने आपको डेमो दे दिया। कमिट एक कैसे बनाते हैं जी? क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन मुझे कर सकता है। अच्छा जी, ये अब देखें हमने क्या किया। आगे जाके हमने दो कमिट और कर रहे हैं अब, 2 more कमिट्स। गेट पहले स्टेजिंग एरिया में लेके आएंगे। गेट, ये हमने कुछ फाइल में एक लाइन ऐड की, गेट ऐड डॉट किया, स्टेजिंग एरिया में आया फाइल, गेट कमिट -m, और आपने नई डिस्क्रिप्शन दे दी तो सेकंड कमिट क्रिएट हो गया आपका। फिर आपने कोई एक और लाइन ऐड की फाइल के अंदर, ऐड डॉट किया, कमिट -m किया तो एक और कमिट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस करता हूँ वो ये है कि व्यू कमांड पैलेट। एक्सप्लोरर किसको कह रही हैं? हाँ, एक फाइल नहीं क्रिएट किया हमने, तो वो इसमें तो फाइलों के नाम आते हैं ना, और तो कोई नज़र नहीं आ रहा होता। ये उस फोल्डर में हो रही है, वर्किंग डायरेक्टरी में जो चेंजेस है ना वो अलग से ट्रैक कर रहा है। उसको ये पता है ब्लैंक फाइल नहीं बन गई है, और मैंने 2 लाइनें डाली हैं तो वो भी उसके पास रिकॉर्ड में है। मतलब मैं आपको डेमो दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फाइल मैंने खोली है, तो यहाँ पे मैं कोई, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ div commit 1 फॉर एग्जांपल करता हूँ। मैं सेव कर दिया, अब फाइल में चेंजेस आ गई हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको गेट ऐड डॉट, ये स्टेजिंग एरिया में जाएगा। ये m लिखा हुआ है कि फाइल मॉडिफाई है, ट्रैक उसका कोई फाइल मॉडिफाई हुई है। ऐड डॉट किया तो ठीक है, और उसके बाद ये ऑलरेडी ट्रैक हो रही है ना, ये ऑलरेडी ट्रैक हो रही है, तो इसने उसको ये पता चल गया मॉडिफाइड है क्योंकि ये ट्रैक हो रही थी, स्टेजिंग एरिया में ऑलरेडी है ये। ऐड डॉट किया तो जो नई चेंजेस हैं ये उसने स्टेजिंग एरिया में लेकर गया। और अब आगे मैं लिखता हूँ गिट कमिट -m2। और अब मैं अगर लॉग देखता हूँ जाके, गिट लॉग, तो 2 कमिट नज़र आ रहे हैं आपको, m2 और m1। लेटेस्ट ऊपर है, उसके m1 नीचे है। अब मैं एक लाइन और ऐड करता हूँ इसके अंदर, फॉर एग्जांपल div commit टू फॉर एग्जांपल, सेव किया, फिर वही काम करूँगा। रिवर्ट हो सकता है, जो चीज़ें ट्रैक करें उसको रिवर्ट, अब पिछले कमिट पे आ जाए। 3 कमिट है ना, आप किसी भी कमिट पे पीछे आ सकते हैं। कमिट 1 पे आ जाए तो कमिट 1 वाली स्टेट बन जाएगी फाइल की। कमिट 1 में कोई कुछ भी सेव नहीं था, वो ये उड़ जाएगा, दोनों कंटेंट उड़ जाएंगे कमिट 1 में जाऊँगा।
मैं 2 पे जाऊंगा तो एक लाइन रह जाएगी, एक उड़ जाएगी। तो वो उस स्टेटस पे जो भी फाइलें होंगी सारी उस स्टेटस पे आ जाएंगी, जितनी भी फाइलें आएंगी। पुश कर दिया ना आपने, लेकिन आप लोकली अगर चेंजेस करते हैं दोबारा पुश कर दें तो वो उसको अपडेट कर देगा। एक फाइल डिलीट करके आपने पुश किया, ठीक है, उसके बाद आपको याद है एक फाइल डिलीट करनी है, आप डिलीट करेंगे, एक बार दोबारा पुश करेंगे तो वो पुश करेंगे तो वो वाली फाइल डिलीट कर देगा ना, डेटा पे पड़ी होगी, क्योंकि उसे सिंक करना जो ऐड है वो ऐड कर देगा, जो चेंज करना है वो चेंज कर देगा, जो डिलीट करना है वो डिलीट कर देगा। तीनों काम होंगे सिंक करने के लिए। git commit m3, git log, ये आपको नजर आ गया कि तीन कमिट आ गए हैं इसके अंदर ब्रांच 1 में। ये क्यू से हम बाहर निकलते हैं। तो ये स्टेट है इस वक्त जो मैंने अभी आपको डेमोस्ट्रेट किया है। ये 2 काम किए हमने, 3 कमिट क्रिएट हो गए हमारे। जब मैंने लॉग देखा तो मुझे पता चल गया कि M1 का हर एक अपना हैश कोड है, उस हैश कोड को आप यूज़ करके तो उस कमिट पे वापस रिवर्ट कर सकते हैं। तो आगे दिखाता हूँ आपको। हेड लेटेस्ट कमिट के ऊपर है और मास्टर पे है, मास्टर ब्रांच है और हेड मास्टर ब्रांच पे। अब एक जो नई कमांड आ रही है इसमें, ये आ रही है चेकआउट। क्यों, वजह उसे बताई थी ना आपको, क्या वजह बताई थी? ब्रांच एक्टिव ब्रांच है मास्टर, इसलिए हेड इस पे है। अगर कोई और ब्रांच बनाई होती और वो एक्टिव होती तो हेड उस पर चला जाता है। हेड से पता चलता है कि कौन सी ब्रांच एक्टिव है। अच्छा जी, अब नई ये कमांड आ रही है चेकआउट। ये चेकआउट ये है कि वापस किसी जगह जाना है तो चेकआउट यूज़ करते हैं। आप कहते हैं M3 से M2 पे आना है तो चेकआउट यूज़ कर सकते हैं। आपने कहते हैं जी M2 से मैंने नई ब्रांच क्रिएट करनी है। अब नई ब्रांचेस कब क्रिएट की जाती हैं? नई ब्रांचेस क्रिएट की जाती हैं, आप फॉर एग्जांपल आप एक लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, आप कहते हैं यार पता नहीं ये डायरेक्शन मेरी ठीक होगी नहीं, क्योंकि मैं एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो आप कहते हैं जी M2 से जाके मैं एक नई ब्रांच क्रिएट करता हूँ, वहाँ पे थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन कर लूँ, अगर वो ठीक हुई तो मैं उस काम को इधर मर्ज कर लूँगा M1 में। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा होता है कि जब भी आपने कोई एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है तो यू क्रिएट अ न्यू ब्रांच। आप नई ब्रांच क्रिएट करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, अगर आपकी एक्सपेरिमेंटेशन सक्सेसफुल है तो आप उसको मर्ज करवा लेते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन सक्सेसफुल नहीं है तो आप डिस्कार्ड कर देते हैं उस ब्रांच डिलीट भी की जा सकती है, डिलीट भी किया जा सकता है, क्योंकि आपका मेन काम जो मास्टर में होगा। मैं तजर्बे करने ब्रांचेस में करते रहे, तजर्बा कामयाब है तो उसको मर्ज करा दें मास्टर के साथ, तजर्बा नाकाम है तो ब्रांच को आप डिलीट भी कर सकते हैं कि ठीक है जब जरूरत होगी नई ब्रांच क्रिएट करते हैं, ब्रांच डिलीट करते हैं, यूज करते हैं। दिस ऑल इज कैन बी डन। अब मैं चाह रहा हूँ कि M2 से मैं चेकआउट करूँ। चेकआउट का मतलब है ब्रांच से बाहर निकल गया, और आपने बताना होता है कौन से कमिट से मैंने ब्रांच से बाहर निकलना है। M3 से बाहर निकलना है, M2 से निकलना है, M1 से निकलना है। तो अब मैं M2 से बाहर निकल रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ गेट चेकआउट और आगे ब्रांच का ये जो M2 है, M2 का मैंने यहाँ पे वो हैश कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है। और जब मैं होगा क्या कि मैं M2 से बाहर निकल जाऊंगा। अब मेरा हेड जो है ना वो मास्टर पे नहीं रहेगा, मेरा हेड बाहर निकल गया है ब्रांच से। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हेड बाहर निकल गया, द हेड इज डिटैच्ड फ्रॉम द मास्टर ब्रांच, यू कैन ऑप्शनली क्रिएट अ न्यू ब्रांच फ्रॉम हेयर। अभी फिलहाल हमने क्या किया, हेड को बाहर निकाल दिया है, इतना ही काम किया है। आगे चलते हैं। जब हम कमिट करते हैं ब्रांचेस में भी करते हैं, नहीं 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 नहीं, क्योंकि सर नहीं। यहाँ उस पर ब्रांच भी कमिट हो रहा है। साइड वगैरह से लेकर के 3 दफा कमिट किया तो M2 को भी तो ब्रांच कह रहा है, M1 को भी ब्रांच कह रहा है, M3 को भी ब्रांच। नहीं 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 नहीं, ये मास्टर ब्रांच चल रही है। एक ही मास्टर ब्रांच के अंदर मल्टीपल कमिट हो रहे हैं। ये मास्टर ब्रांच लिखा हुआ है ना, ये सारे कमिट मास्टर ब्रांच पे हो रहे हैं। अब मैं ब्रांच से बाहर निकलना चाहता हूँ तो इसके लिए आई कैन यूज चेकआउट।
वो मैं बता रहा हूँ कौन से कमिट से मैंने बाहर निकलना है। तो मैं कह रहा हूँ M2 कमिट से बाहर निकलना है, तो मैंने M2 का हैश कोड डाल दिया, गेट चेकआउट दिस हैश कोड, तो मैं M2 से बाहर निकल जाऊंगा। अब मेरा हेड जो है ना वो डिटैच हो गया है। आपको अगर स्टेटस चेक करेंगे तो आपको बताएगा कि जी योर हेड इज डिटैच्ड फ्रॉम मास्टर। तो चेकआउट की कमांड है, तो स्नैपशॉट से बाहर निकलेंगे, एक स्नैपशॉट से ब्रांच से बाहर निकालने के लिए। ब्रांच से, लेकिन ब्रांच तो सर मास्टर के से बाहर तो गए नहीं नहीं, ब्रांच से बाहर निकल गए हम, मास्टर ब्रांच डिलीट तो नहीं ना होगी, मास्टर ब्रांच तो एग्जिस्ट तो कर रही है ना। उससे बाहर निकल, हेड देखे ना, हेड कहाँ, हेड पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा था ना, हेड बाहर निकल गया, ब्रांच से बाहर निकल गया, किसी चीज को पॉइंट नहीं करता। किसी चीज को पॉइंट नहीं कर, इट इज अ डैंगलिंग हेड, हेड इज डिटैच फ्रॉम द मास्टर ब्रांच। अब यहाँ से मैं ब्रांच नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, मकसद ये है कि हेड को डिटैच करने से हम नई ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मैं स्टेटस लेता हूँ कि जी क्या स्टेटस है इस वक्त मेरा, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं स्टेटस इस स्टेज पे आके चेक करता हूँ तो लिखा हुआ आएगा कि हेड इज डिटैच्ड एट M2 कमिट वाली स्टेज से डिटैच हो गया, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन, चेंजेस कोई नहीं किया हमने, इसलिए वो कह रहा है वर्किंग ट्री इज क्लीन, क्रिएटिंग न्यू ब्रांच फ्रॉम हियर। अब मैं कहता हूँ यहाँ से मैं एक नई ब्रांच क्रिएट कर लूँ, क्योंकि हेड मेरे पास है। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा गेट स्विच -C और ब्रांच का नाम, -C है क्रिएट से, तो आपने क्या किया, गेट स्विच -C ब्रांच 1, तो क्या होगा कि मास्टर ब्रांच से स्विच करेगा और नई ब्रांच क्रिएट कर देगा जहाँ पे हेड है वहाँ से ऑनवर्ड्स। तो उसने क्या किया, M2 से ऑनवर्ड एक नई ब्रांच क्रिएट कर दी है। नई ब्रांच क्रिएट करनी है तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, तब आप ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। अंदर से कमांड डिफरेंट है वो। इसमें चेकआउट का मतलब एक मकसद ये होता है चेकआउट का कि आपने नई ब्रांच क्रिएट करनी है। दूसरा मकसद चेकआउट का ये होता है कि अगर आपने पीछे आना है तो उसकी कमांड में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन चेकआउट का मकसद ये होता है कि आपने कोई नया, आपने मोस्टली ब्रांच, नई ब्रांच बनाने के लिए करते हैं या फिर पीछे आने के लिए यूज़ करते हैं चेकआउट को। तो अब ये मैं चेकआउट स्टेज से नई ब्रांच क्रिएट कर दिया मैंने, गेट स्विच, तो ये क्या होगा, मैं ब्रांच, मेरी ब्रांच भी क्रिएट होगी, मैं स्विच भी कर जाऊंगा, दोनों काम हो रहे हैं, मास्टर से ब्रांच 1 में स्विच कर जाऊंगा मैं। हाँ, अब मैं ब्रांच में चला गया हूँ। अब हेड 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 ऑलरेडी निकला हुआ था बाहर, अब ये हेड ब्रांच 1 को पॉइंट कर रहा है, वो पहले ही कर रहा था, उसी हेड पे मैंने ब्रांच क्रिएट कर दी, तो हेड मेरा उसी ब्रांच 1 को पॉइंट कर रहा है। तो अब मेरी करंट ब्रांच है वो ब्रांच 1 है, हेड इसलिए यहाँ पॉइंट कर रहा है। हाँ, अगर आप एक नई कमांड यहाँ पे आ रही है गेट ब्रांच, अगर गेट ब्रांच करेंगे तो सारी ब्रांचेस लिस्ट डाउन कर देता है। ये देखें लिस्ट डाउन किया तो उसने जो ब्रांच जो करंट होती है ब्रांच उस पर स्टैरिक लगा हुआ आ रहा होता है, ये स्टैरिक लगा हुआ ब्रांच 1 के आगे, इसका मतलब है दिस ब्रांच इज करंट ब्रांच। तो आप अगला जो भी काम करेंगे इस ब्रांच पे होगा। अगर आप गिट स्टेटस चेक करते हैं तो कहते हैं ऑन ब्रांच ब्रांच 1। आगे चलते हैं ऊंचा हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। अभी चलती हैं मतलब साथ साथ इसके, थोड़े से मैंने आपको डेमो दे दिया, इसको देखती हैं, स्टेप बाई करती हैं, वीडियो भी है, ये भी है, चलते जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। बहुत मैंने मेहनत से और डिटेल में बनाया हुआ है, एक एक स्टेप डाला हुआ है। अब मैं ब्रांच 1 में हूँ तो मैं यहाँ पे कमिट क्रिएट करके देखता हूँ। तो तरीका वही है, मैं फॉर एग्जांपल फाइल मेरी वही है, उस फाइल में मैंने एक डिव डाल दिया है, डिव कमिट B1। तो जब मैंने यहाँ से चेकआउट किया ना M2 पे, तो M2 पे जो मेरी स्टेट थी फाइल की वो स्टेट मेरी होगी, एक लाइन कम होगी। अब मैंने एक और लाइन डाल दी है कमिट B1 के नाम से, सेकेंड लाइन मेरी ये बन जाएगी। अब मैं उसको भी ऐड डॉट और कमिट -M B1 करके मैं उसको कमिट कर देता हूँ, तो क्या होगा, मेरा एक और कमिट क्रिएट हो जाएगा और वो ब्रांच 1 पे क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको, हैं एक्टिव ब्रांच ब्रांच 1 है ना,
अगर आप मास्टर पे आएंगे तो फिर मास्टर वाले स्टेटस पे आ जाएगी पूरी सारी फाइलें आपकी, सारी फाइलें आपकी उस स्टेज पे आ जाएगी। यानी अगर मैं यहाँ से चेकआउट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये भी ये कमिट 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ से चले चेकआउट करता हूँ, मैं M2 वाला ये हैश कोड उठाता हूँ, गेट चेकआउट, चेकआउट, ये इस तरीके से करते हैं तो आप नई ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ सेकंड कमिट पे जो कमांड थी, आप कहते हैं डेमो दे दें, चल देता हूँ इसका डेमो आपको। गेट यहाँ से मैंने गेट यहाँ पे है ना, गेट चेकआउट, और मैंने वो डाल दिया है, हैश कोड डाल दिया है, और हैश कोड मैंने ये M2 का हैश कोड उठा लिया ये वाला, गेट चेकआउट। ये देखें यहाँ से लाइन 2 गायब हो गई है। क्यों गायब हो गई है? मैं कमिट 2 पे वापस चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नई ब्रांच क्रिएट करता हूँ। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टर्म git switch -c branch 1, गेट स्विच -c ब्रांच 1। अब मैं अगर गेट ब्रांच करता हूँ तो मुझे 2 ब्रांचेज नजर आनी चाहिए। गलत हो गया, गेट ब्रांच, ये 2 ब्रांचेज आ गई, मेरी ब्रांच 1 करंट है। बिल्कुल ये स्नैपशॉट लगाया हूँ मैंने यहाँ स्लाइडों पे। अब यहाँ पे देखें एक लाइन गायब है। अब यहाँ पे मैं ब्रांच 1 का अगर मैं डिव डाल देता हूँ, डिव, और मैंने क्या इसका नाम रखा हुआ था, कमिट B1, तो फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ कमिट B1, फाइल वही है लेकिन ये दूसरी ब्रांच पे चला गया हूँ, तो कमिट B1 आ गया। कंट्रोल सेव, इसको मैं कर देता हूँ गेट ऐड डॉट गेट कमिट -m B1। अब मैं अगर स्टेटस चेक करूं, बल्कि लॉग चेक करूं, गेट लॉग, तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा हेड ब्रांच 1 पे है, और इस ब्रांच में कौन कौन से कमिट शामिल हैं, M1, M2 और B1, तीन कमिट शामिल है इसके अंदर। यानी कि M1, M2 और B1। और मास्टर में कौन से शामिल हैं, M1, M2, M3। अब मैं अगर वापस मास्टर में आना चाहता हूँ, आई विल यूज गेट स्विच मास्टर, तो मास्टर में जो लेटेस्ट कमिट है उस पर जाऊंगा मैं। ये देखें, मैं अभी ऊपर देखें कमांड कोड को चेक करें फाइल का, गेट कमिट, सॉरी गेट स्विच, गेट स्विच मास्टर, ऊपर देखें कमिट B1 रिप्लेस हो गया कमिट 3 से। तो अब मैं लेटेस्ट जो भी स्टेटस था ब्रांच 1 के लेटेस्ट कमिट वाले स्टेटस में मेरी सारी फाइलें आ जाएंगी। सर एक और तरीके से भी बता सकते हैं कि आप पहले इसको चेकआउट करें उस इस्तेमाल से, जैसे आपने पहले चेकआउट करके ब्रांच 1 से वापस मास्टर आ सकते हैं। आपने स्विच किया तो पहले हम चेकआउट की कमांड यूज करके हम ब्रांच 1 से चेकआउट करें। नहीं, जब 2 ब्रांचेस बन जाएगी ना, फिर इंटर ब्रांच स्विचिंग के लिए अब स्विच कीवर्ड यूज़ करेंगे। ब्रांचेस क्रिएट हो गई हैं ना, फिर स्विच यूज़ करेंगे कीवर्ड। अब मैं मास्टर में आया हूँ तो आपको नजर आया कि मास्टर में M1, M2, M3 शामिल है। अब इसमें एक रीसेट की कमांड है। रीसेट की कमांड ये होती है कि आपने कोई कमिट
डिस्कार्ड करना है, कोई कमिट आपने डिस्कार्ड करना है तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम M3 को डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो जैसे हम M3 को डिस्कार्ड करेंगे तो M2 पे पिछले वाले कमिट पे आ जाएंगे। इसके लिए काम दो तरीके हैं, गेट रीसेट माइनस माइनस हार्ड हेड -1। हेड -1 का मतलब है कि हेड को एक स्टेप पीछे धकेल दो, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप गेट रीसेट माइनस हार्ड करके बाद जो कमिट का हैश कोड है ना, जिस कमिट पे आपने जाना है उसका हैश कोड डाल दें, गोइंग बैक टू स्पेसिफिक कमिट। तो M2 का डाल दें यहाँ पे हैश कोड, तो वहाँ पहुँच जाएंगे आप। तो आपका इससे क्या होगा कि आपका एक डिस्कार्ड भी हो रहा है, कमिट आपका डिस्कार्ड भी हो रहा है। अदरवाइज आप अगर चेकआउट करके पीछे आते हैं तो आपका कमिट इंटैक्ट रहता है। लॉग देखेंगे तो M1 M2 रह जाएंगे सिर्फ इसमें। अब ब्रांच 1 का अगर लॉग देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये मैं स्विच कर रहा हूँ ब्रांच 1 में, तो हेड मेरा ब्रांच 1 पे चला गया लेटेस्ट कमिट पे, और लॉग देखता हूँ तो मुझे नजर आता है B1 M2 और M1, इस सीक्वेंस में ये सारे कमिट्स पड़े हुए हैं मेरे पास फॉर ब्रांच 1। एक स्टेप पीछे 2 कर देंगे, हेड -2 कर देंगे, 2 स्टेप पीछे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ यही वाला यूज होता है, डिल्डा कहते हैं इसको। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्कार्ड किया है। अब लेट्स क्रिएट M3 अगेन। M3 में अगर मैंने क्रिएट करना है तो पहले मुझे मास्टर पे आना पड़ेगा। अभी मैं ब्रांच 1 पे हूँ तो पहले मुझे मास्टर पे आऊँगा, फिर मैं क्रिएट कमिट क्रिएट कर सकता हूँ मास्टर पे। गेट स्विच मास्टर, मास्टर पे आ गए, लाइन ऐड की दोबारा कमिट 3, गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m M3, तो M3 कमिट क्रिएट हो जाएगा। लॉग चेक करेंगे तो दोबारा मास्टर में आपको M1 M2 M3 नजर आ जाएंगे। हर कमिट से पहले ऐड डॉट करना क्यों जरूरी है? वो स्टेजिंग एरिया में लेके आने के लिए, स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए। अब एक और कमांड आ रही है रिस्टोर। रिस्टोर क्या करती है, इट डिस्कार्ड्स द अनस्टेज चेंजेस, क्योंकि ऐड डॉट करते हैं तो स्टेजिंग एरिया में आते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी ऐड डॉट भी नहीं किया, अनस्टेज है, तो उसको कैसे डिस्कार्ड करना है, तो उसके लिए यू कैन यूज, फॉर एग्जांपल मैं एक लोअर लाइन ऐड कर देता हूँ, कमिट 4 के नाम से एक और लाइन ऐड कर देता हूँ, और सेव कर देता हूँ फाइल। ऐड डॉट नहीं किया मैंने, इसका मतलब वो अनस्टेज एरिया में है। अब नाउ वी वांट टू डिस्कार्ड द अनस्टेज चेंजेस, तो हम क्या करेंगे, गेट रिस्टोर डॉट या गेट चेकआउट डैश डैश डॉट। चेकआउट से भी डिस्कार्ड हो सकता है डैश डैश डॉट से, और गेट रिस्टोर डॉट से भी डिस्कार्ड हो सकती हैं अनस्टेज चेंजेस। हाँ, अभी ये अनस्टेज का बता रहा हूँ। अनस्टेज एरिया में अगर करना है, स्टेज में नहीं लेकर गए, तो आप इस तरीके से आप चीज़ें डिस्कार्ड कर सकते हैं। बजाय कि फिजिकली जाकर डिलीट करें फाइल से, फिजिकली भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप ऐड डॉट करेंगे तो आपकी ऐड डॉट से पहले सारी चेंजेस जिस जिस फाइल में की हैं सारी उड़ जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैंने अब नई लाइन ऐड की है ना, यहाँ पे अब मैंने नई लाइन ऐड की है ना, इसको मैंने ऐड डॉट नहीं किया, इस लाइन को मैं उड़ाना चाह रहा हूँ। ये अनस्टेज है क्योंकि ऐड डॉट नहीं किया मैंने, इसको उड़ाना है तो ये कमांड है गेट रिस्टोर डॉट और या गेट चेकआउट डैश डैश माइनस। दिस विल ब्रिंग वर्किंग ट्री बैक टू कमिट 3। तो कमिट 3 की जो लेटेस्ट जो भी सिचुएशन होगी फाइलों की, वहां पे आ जाएंगे। लॉग चेक करेंगे तो लॉग में भी M1 M2 3 नजर आएगा। अगर स्टेज कर दिए स्टेजेस आपने, यानी ऐड डॉट कर दिया है, तो उसको कैसे आपने ऐड डॉट किया है तो फिर आप उसको अनस्टेज पहले करेंगे, पहले आप अनस्टेज करेंगे फिर डिलीट करेंगे। तो स्टेज को अनस्टेज कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल लाइन मैंने दोबारा डाली कमिट 4 के नाम से,
ऐड डॉट कर दिया, मेरी चेंजेस स्टेज हो गई। अब मैं करूँगा गेट रिस्टोर माइनस माइनस स्टेज या गेट रीसेट हेड, ये दो कमांड यूज़ कर सकता हूँ मैं टू डिस्कार्ड द स्टेज चेंजेस। जो चेंजेस स्टेज कर दी मैंने वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। अगर मैं करता हूँ गेट रिस्टोर डॉट फर्दर, अगर मैंने वो चेंजेस अनस्टेज चेंजेस भी उड़ानी है तो फिर वही मैं गेट रिस्टोर डॉट करूँगा तो वो भी चेंजेस उड़ जाएंगी। सर इससे पहले हमने देखा था वो अनस्टेज एरिया में था। अनस्टेज एरिया तो बेसिकली वर्किंग डायरेक्टरी है। वर्किंग डायरेक्टरी बिल्कुल ऐसी है, वर्किंग डायरेक्टरी है लेकिन उसको भी स्टेज एरिया में नहीं गया उसका कॉन्टेंट। वहाँ पर अगर कोई चीज़ वापस लेके जाने की रिस्टोर की अगर हमने ऐड डॉट कर दिया है, ऐड तो नहीं किया। ऐड डॉट नहीं किया नहीं किया, तो उसको बोले अनस्टेज है, वो वर्किंग डायरेक्टरी में है। जी, जी, स्टेज किया तो वर्किंग डायरेक्टरी में तो फिर भी है लेकिन साथ वो स्टेज भी हो गया। जी, तो स्टेज से अनस्टेज करना है तो ये वाली कमांड है, तो फर्दर अनस्टेज से गायब करना है तो फिर आपको वही वाली कमांड पिछली वाली यूज़ करनी पड़ेगी उसको उड़ाने के लिए। अब लेट से एक और मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, क्योंकि ये तो मैं एक फाइल की एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जितनी भी फाइलें होंगी वो अपनी उस स्टेटस पे आ जाएंगी। एक और फाइल फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसके अंदर मैं ये कंटेंट डाल दिया, बॉडी कोड डाल दिया मैंने, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, सी एस एस फाइल। अब मैं करता हूँ इसको भी मैं कर देता हूँ ऐड डॉट कर देता हूँ कमिट माइनस M4, तो मास्टर ब्रांच में मेरा M4 क्रिएट हो जाएगा, एक और क्रिएट हो गया। मुझे नज़र आएगा कि मेरी एक और फाइल बन गई है, ये भी ऐड हो गई है इसके अंदर। अब मैंने लेट्स क्रिएट अ न्यू ब्रांच एंड कमिट LB टू LG, यहाँ से मैं M4 से एक नई ब्रांच क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इसके लिए अब शॉर्टकट कमांड है कि आप चेकआउट और ब्रांच दोनों काम एक स्टेप में भी कर सकते हैं। वो ये है कि गेट चेकआउट माइनस बी, वहाँ माइनस बी और ब्रांच का नाम लिख देंगे तो ये क्या होगा कि उस पर्टिकुलर जिस कमिट पे खड़ा है ये, उस कमिट से ये ब्रांच क्रिएट करेगा नई, और उसका नाम CSS ब्रांच होगा। क्योंकि पीछे नहीं ना गया इसलिए मैंने वो, अदरवाइज मुझे वो ये उसी कमिट से मैंने ब्रांच क्रिएट कर दिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेंजेस कर रहा हूँ फाइल के अंदर। मैंने लाइट ब्लू से इसको कर दिया लाइट ग्रीन, ठीक हो गया। अब मैं इसको मैं, क्योंकि मेरी करंट ब्रांच CS ब्रांच है, CSS ब्रांच है, तो यहाँ पे मैंने कमिट कर दिया BL के नाम से, LB टू चेंज टू LG से कमिट कर दिया यहाँ पे मैंने, इस ब्रांच में कमिट कर दिया मैंने वही कमांड यूज़ करके। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं कहता हूँ ये जो मैंने चेंजेस की हैं मैंने यहाँ जो चेंजेस किया ये मेरी चेंजेस ठीक है, आई शुड ब्रिंग दिस चेंजेस टू द मास्टर ब्रांच। तो अब मैं मर्ज करूँगा, तो मर्ज CSS ब्रांच टू मास्टर ब्रांच। तो मर्ज जब भी करना है तो जिस ब्रांच में मर्ज करना है आपको पहले उस ब्रांच में होना चाहिए, तो यू हैव टू स्विच टू द मास्टर ब्रांच। तो यू विल स्विच, गेट स्विच मास्टर से मास्टर ब्रांच में स्विच कर रहे हैं हम। उसके बाद हम गेट मर्ज CSS ब्रांच, तो जो एडिशनल वहाँ पे कमिट बना था वो मास्टर ब्रांच का हिस्सा बन जाएगा। BL जो कमिट था इट विल बिकम पार्ट ऑफ द मास्टर ब्रांच एज वेल। CSS ब्रांच का पार्ट तो है लेकिन मास्टर ब्रांच का पार्ट भी बन गया है, लेकिन CSS ब्रांच मर्ज करने से डिलीट नहीं होती, मर्ज करने से डिलीट नहीं होगी, हमको एक्सप्लिसिटली डिलीट करनी पड़ेगी। इसके लिए कमांड है, लेकिन जिस ब्रांच पे वो खड़े हैं उस ब्रांच से अपनी टहनी नहीं काट सकते, दूसरी टहनी पे बैठेंगे, जिस ब्रांच पे बैठेंगे तो काटेंगे इसको। तो अब मास्टर पे स्विच करते हैं, और नाउ फ्रॉम हियर यू कैन गिव अ कमांड गेट ब्रांच -D, -D है डिलीट के लिए CSS ब्रांच। तो ये क्या करेगा कि CSS ब्रांच को डिलीट कर देगा क्योंकि उसका कमिट हमने मास्टर में इंक्लूड कर लिया होगा। अब मर्जिंग में कन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक सिनेरियो देखते हैं कन्फ्लिक्ट वाला।
M2 पे मैंने एक ब्रांच 1 बनाई हुई थी, तो B1 भी मैंने क्रिएट किया हुआ था। तो मैं ये करता हूँ कि मैं स्विच करता हूँ ब्रांच 1 पे, ये जो ब्रांच है ऊपर इसे, तो मैं B1 पे होऊंगा। यहाँ से मैं एक ब्रांच 2 क्रिएट कर लेता हूँ, गेट चेकआउट -B ब्रांच 2। तो यहाँ से B1 से मैंने ब्रांच 2 क्रिएट कर ली है। अब ब्रांच 2 में एक कमिट डालता हूँ। ब्रांच 2 में मैंने क्या किया कि मैंने एक जो कमिट 2 वाली लाइन थी ना, कमिट 2 वाली लाइन को मैंने 2.1 कर दिया है, यानी कि मॉडिफिकेशन किया है लाइन के अंदर। तो उसको मैंने कमिट, उसका नाम रख दिया मैंने कमिट 2.1। तो ये कमिट 2.1 मेरा ब्रांच 2 में क्रिएट हो गया। ये ब्रांच 2 में मेरा कमिट 2.1 क्रिएट हो गया। वो मैंने एक लाइन को मॉडिफाई किया, कि मॉडिफाई करेंगे, मर्जिंग करेंगे तो कौन कन्फ्लिक्ट आएगा, तो कैसे उसको हम, क्या सिचुएशन बनती है। हैंडलिंग मर्ज कन्फ्लिक्ट्स, मॉडिफाई ब्रांच 1। अच्छा जी, अब ब्रांच 1 में भी मैं 2.2 मैं वापस जाता हूँ B1 में, और वहाँ से मैं 2.2 का कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता हूँ। वापस गया B1 पे, तो मुझे ये वाला लाइन मिलेगी कमिट 2 की। और कमिट 2 में मैंने क्या किया, उसको चेंज किया 2.2 से, और नया कमिट क्रिएट कर लिया ब्रांच 1 पे 2.2 के नाम से। तो अब हुआ क्या है कि मेरा एक लाइन है कमिट, एक फाइल है उसके अंदर लिखा हुआ है कमिट 2.1। उसी फाइल में इसी जगह पे लिखा हुआ है 2.2, एक और कमिट है, एक जगह पे लिखा हुआ है कमिट 2.2। अब एक फाइल ये है, एक फाइल ये है, फाइल एक ही है, एक कमिट में 2.2 लिखा हुआ है उसी जगह पे, एक जगह पे 2.1 लिखा है, फाइल उसी जगह पे। आपने जब मर्ज करूंगा, फाइल एक ही है, फाइल तो लाइन भी वो एक ही है। अब कन्फ्लिक्ट आएगा। अब कन्फ्लिक्ट के लिए क्या माहौल बनता है जब कन्फ्लिक्ट आता है, तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो 2.1 है, इट शुड बी मर्ज टू 2.2, यानी ब्रांच 1 मेरी मर्ज हो जाए ब्रांच 2 में। हैंडलिंग मर्ज कन्फ्लिक्ट, मर्जिंग ब्रांच 2 इन ब्रांच 1। तो सबसे पहले मुझे ब्रांच 1 में जाना पड़ेगा, स्विच किया मैंने ब्रांच 1 में। उसके बाद मैंने गेट मर्ज ब्रांच 2 किया कि ब्रांच 2 मर्ज हो जाए। अब जैसी कमांड 2 मर्ज होगी, तो ये उसके अंदर एडिटर में खुल जाएगा ये हिसाब किताब। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो ब्रांच 2.1 की चेंजेस हैं, ये इनकमिंग चेंजेस हैं, क्योंकि मैंने इसको मर्ज कर रहा हूँ उसके उधर, और ये मेरी करंट चेंजेस हैं। तो नज़र आ रहा है कि जो करंट चेंजेस हैं वो पे कमिट 2.2 है, इनकमिंग चेंजेस है जो वो कमिट 2.1 है, जो कि ब्रांच 2 से आ रही है। तो अब वो आपको कंपैरिजन दे रहा है कि आपने कौन सी एक्सेप्ट करनी है, इनकमिंग को एक्सेप्ट करना है या जो करंट है उसको एक्सेप्ट करना है। अब ऑप्शन आ जाता है एक्सेप्ट इनकमिंग, ये देखें एक्सेप्ट करंट, इसको क्लिक कर देंगे तो करंट को ले लेगा, इनकमिंग को एक्सेप्ट करेंगे तो उसको करेंगे। अगर आप समझते हैं कि दोनों ही नहीं होने चाहिए, तो आप डिस्कार्ड कर दें मर्ज को, और आप में भी जिस बंदे ने दिया उसको वापस भेज दीजिए, आप इसको ठीक करें। लेकिन है कि आपको एक ऑप्शन देता है कि जी आपने कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए खुल जाता है खुद ब खुद ही वो एडिटर में। तो अब मैं फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इनकमिंग चेंजेस एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो मेरा ये जो 2.2 इट विल बी रिप्लेस विद 2.1। अब 2.1 अब मर्जिंग होती है तो क्या होगा, ये 2.1 का जो कमिट है ये इंटैक्ट रहता है, ताकि अगर 2.1 पे आपने आना है तो आप आ जाएं, लेकिन इट विल बिकम पार्ट ऑफ द ब्रांच 1, उसके अंदर आ जाएगा कमिट। 2.1 वाला भी आ जाएगा, 2.2 वाला भी आ जाएगा, दोनों कमिट आ गए हैं। और जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने के बाद की जो स्टेट है उसके लिए आपको फ्रेश कमिट एक क्रिएट करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप 2.2 पे आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, 2.1 पे भी आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। जो आपने डिसीजन लिया है और डिसीजन लेके कमिट किया है, जो कि मर्ज करने के बाद का कमिट है, वो अगर आप क्रिएट कर देते हैं तो फिर आप उस स्टेट पे भी आ सकते हैं। तो आपको हर सिचुएशन अवेलेबल है, किसी पे भी आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं फ्यूचर में। तो मैं गेट एड डॉट गेट कमिट मर्ज कमिट के नाम से एक नया कमिट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि वो एक और कमिट क्रिएट हो जाएगा, जो हमारी डिसीजन है वो उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा होगा।
मर्ज हो गया ना, B1 था ना, B1 से 2.2 आया ना, 2.1 को हमने मर्ज किया 2.2 में, तो B1 से 2.1 रूट आ गया, 2.1 से 2 आ गया, तो फिर आगे जा रहे हैं, यानी कि 2.1 भी बीच में आ गया, लूप में आ गया ना, ब्रांच के अंदर आ गया। हाँ, B1 से पहले 2.2 में आएगा जो वर्ड। आप उल्टा चल रही हैं, उल्टा चलेंगे तो कंफ्यूज होंगी, पीछे से नीचे से है ना, पीछे से है। 2.1 को 2.2 में मर्ज किया ना हमने, ब्रांच वन में B1 के बाद क्या था, 2.2 था ना, तो अब 2.1 और 2.2 ने B और 2.1 के दरमियान में इंसर्ट होना है आके, ये इसने इसके दरमियान में इंसर्ट होना है आके, ठीक है। उसको लाइन कैसा बन जाएगी, इसके दरमियान में आके 2.2 इसके दरमियान में आके, क्योंकि इसको मर्ज किया और कन्फ्लिक्ट था, कन्फ्लिक्ट ना होता तो फिर ना था, इशू नहीं होता, फिर आपको ये अलग से भी कमेंट बनाने की जरूरत नहीं थी। इसी रूट से आएगा, बैक ट्रैक करेंगे इस रूट से फिर आएगा, ये रूट बनेगा, लेकिन जो भी स्टेटस चाहिए वो आपको मिल जाएगा, 2.2 वाला स्टेटस चाहिए वो मिल जाएगा, 2.1 वाला चाहिए ब्रांच 2 का वो मिल जाएगा, B1 चाहिए वो मिल जाएगा, जो स्टेटस चाहिए वो मिल जाएगा, लूज कुछ नहीं किया हमने कंफ्लिक्ट के बावजूद, पॉइंट ये है। अब उसी तरीके से ब्रांच 1 में सारा कुछ ले आया हूँ मैं, सारे मामलात मैंने सीधे कर लिए हैं, B1 2.1 2.2 MC, अब मुझे ब्रांच 2 की ज़रूरत नहीं है, सो आई कैन डिलीट ब्रांच 2, इसको डिलीट कर दिया। So these are some of the commands which we have seen once dealing with Git. GitHub मैंने भी नहीं डिस्कस की, रमजान में आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, क्योंकि ये मैं इस तरह से ये लेक्चर मैंने डाला हुआ है कि आमतौर से पाकिस्तान में ये इतनी बुनियादी चीज़ है, बीइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, और हम प्रॉपरली पढ़ाया नहीं जाता यूनिवर्सिटीज़ में गिट को, और आप जैसे ही जाते हैं आपको कहीं कॉल करते हैं किसी कंपनी में, तो आपको वो एज्यूम कर रहे होते हैं कि गिट का पता होगा, आपको जीरा का पता होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए मैंने काफ़ी मेहनत करके इसको बनाया हुआ है। साथ इसकी वीडियो लिंक वीडियो ऑलरेडी है, लेक्चर वीडियो भी मिल जाएगी आपको, लेकिन अफसोस मुझे ये है कि मैं लेक्चर कंप्लीट नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, एक और लेक्चर लेना पड़ जाएगा ना, मसला है। चलें, सही है, ओके, सो